नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास को। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 ऑल एरर डिटेक्शन यानी 2024 में पूछे गए जितने भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में दोस्तों कोशिश करेंगे वो सारे के सारे आपके बीच में कवर कर पाऊँ। तो चलिए भाई बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और स्टेप वाइज सभी क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपके बीच है भाई। मैं चाहूँगा दोस्तों एक कोशिश आपकी तरफ से की जाए कि ये आपको स्टेटमेंट दिया गया है और फाइनली आपको ये पता करना है कि इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो जैसे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना आंसर चूज करेंगे। तो चलिए भाई देखते हैं। उम्मीद है बहुत बच्चों ने कोशिश कर ली होगी और आंसर भी आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है? मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली, मतलब मिस्टर अभिलाष के साथ साथ उसके परिवार को लेकर डिस्कस किया गया है। Mr. Abhilash and his family have received no informations about the incident। तो ये हमारा क्वेश्चन है भाई। देखिए यार गलती यहाँ पे कहाँ है? गलती है इस पार्ट में, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो हमारा शब्द है ना वो अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है और आप सभी को पता है कि अनकाउंटेबल नाउन में हम एस या ई एस ऐड नहीं कर सकते हैं। वैसे भी एक बात आपको क्लियर होगी कि यूजुअली हम किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल सेंस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एडिशनल शब्दों का यूज़ करते हैं, ना कि हम किसी अनकाउंटेबल नाउन में एस या ई एस लगा के उसको प्लूरल बनाते हैं। तो एरर तो सीधी सी यहाँ पे थी, आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो शब्द है ना हमारा अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस नहीं हो सकता है, तो बजाय इसके हमें यूज़ करना चाहिए था इन्फॉर्मेशन। तो बी पार्ट में एरर है भाई, एस यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हो आप इन्फॉर्मेशन शब्द के साथ। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। मैं चाहूँगा एक कोशिश फिर से आपकी तरफ से की जाए और उसके बाद चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है भाई। माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। ठीक है, अब देखो यार परफॉर्म्ड जो शब्द है ना वो तो अपने आप में एक वर्ब है। ठीक है, माई ब्रदर परफॉर्म्ड, तो कैसा परफॉर्म्ड किया था भाई उसने? एक्सट्रीमली यहाँ पे लिखा गया गुड, लेकिन गुड शब्द तो अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है भाई। और जैसे कि आप हम सभी जानते हैं, है ना, जैसे कि आप सभी जानते हैं भाई कि किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करने का काम एक एडवर्ब का होता है, ना कि एक एडजेक्टिव का। इसका मतलब हमें गुड एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक एडवर्ब की जरूरत है। तो एडवर्ब हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? वेल। तो सही जो स्टेटमेंट होगी हमारी कैसे बनेगी? माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ब को मॉडिफाई करने का काम एक एडवर्ब का होता है भाई। तो गुड शब्द तो अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे एक एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है। और एडवर्ब क्या आपका? वेल। तो गुड को रिप्लेस किया जाएगा वेल से। तो किस पार्ट में एरर है आपका? सी पार्ट में यहाँ पे एरर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बीच है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। एवरी स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रेवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड। तो ये आपके बीच क्वेश्चन है भाई। उम्मीद है बहुत बच्चों का आंसर तो आ गया होगा साथ साथ। ठीक है, सीधा सा एक पॉइंट था सर, यहाँ पे स्टूडेंट्स वर्ड का आप यूज नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट शब्द यूज करना यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखो ये पॉइंट क्लियर कर दे रहा हूँ। एवरी जो शब्द है यहाँ पे अपने आप में एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है भाई, और ये हमारा एक ऐसा एडजेक्टिव है, अगर इसके ठीक बाद कोई नाउन आएगा ना तो ध्यान रखें इसके ठीक बाद आने वाला जो नाउन होता है वो हमेशा कैसा नाउन रहेगा? सिंगुलर नाउन रहेगा। कैसा नाउन रहेगा? सिंगुलर नाउन रहेगा। तो यहाँ पे हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे तो स्टूडेंट्स यूज किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। बजाय इसके हमें क्या लिखना चाहिए था? एवरी स्टूडेंट। ठीक है, तो यहीं पे गलती थी भाई, तो ए पार्ट यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है भाई। मैं चाहूंगा फिर से कोशिश आपकी तरफ से की जाए, इसको भी देखते हैं। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, यानी समय तो यही है लेकिन अगले साल को लेकर डिस्कस किया गया है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल इसी वक्त। आई विल हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड स्टार्टिंग माई फर्स्ट जॉब इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। देखो यार गलती तो यहाँ पे बड़ी आसान सी है और समझ में भी आ रही होगी। आई विल हैड नहीं लिख सकते हो आप। ठीक है, अब बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर
यानी यहाँ पे फ्यूचर में कंप्लीशन ऑफ एक्शन को लेकर डिस्कस किया गया है। और जैसे कि आप सभी जानते हो कि फ्यूचर में कंप्लीशन ऑफ एक्शन को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं विल, शैल, और उसके बाद यूज़ करेंगे हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो ये हमारी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है भाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। इसका मतलब इसी पार्ट को लेके गलती है, आई विल हैव ग्रेजुएटेड हमें लिखना चाहिए यहाँ पे, आई विल हैड नहीं आएगा, आई विल हैव ग्रेजुएटेड। तो यहीं पे एरर है भाई, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा डी, आई विल हैड नहीं आएगा, आई विल हैव की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है आई आर डांसिंग। वैसे तो अब आगे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उम्मीद है बहुत बच्चों का आंसर तो यही आ गया होगा कि आई के साथ आर थोड़ा ही ना आता है, फिर भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा। आई आर डांसिंग विद माई हस्बैंड, ठीक है, एट माई सिस्टर्स वेडिंग। देखिए यार गलती तो इसी पार्ट को लेके है, आर तो यूज नहीं कर सकते ना, आप सभी जानते हो कि आई के साथ क्या यूज किया जाता है एम, तो इसका मतलब इसी पार्ट को लेके एरर है, तो डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलो भाई आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है दोस्तों, जल्दी से कोशिश करें, इसको लेके भी डिस्कस करते हैं। देखो, द टी एट दिस कैफे इज बेस्ट देन एट द कोस्टा कैफे इन अवर ऑफिस। देखो यार यहाँ पे ना एक कंपैरिजन किया गया है, तो कॉम्परेटिव पर्पज से जब हम और दो के बीच कंपैरिजन किया गया, देखो द टी एट दिस कैफे, ठीक है, बेस्ट देन एट द कोस्टा कैफे, और यहाँ पे आप देख सकते हो देन यूज किया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि जब हम कॉम्परेटिव पर्पज से यूज करते हैं ना, कॉम्परेटिव पर्पज से अगर कोई डिग्री यूज करते हैं किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, तो हमारी जो डिग्री होती है वो कौन सी होती है, कॉम्परेटिव डिग्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट वर्ड यूज करना गलत हो जाएगा, बजाय इसके हमें क्या यूज करना चाहिए, बेटर शब्द का यूज करना चाहिए। वैसे भी देन आपको हिंट दे रहा है ना, देन से आपको एक आइडिया लगा होगा, बेसिकली इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कॉम्परेटिव डिग्री, कि देन है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि कहीं ना कहीं हमारी जो डिग्री आएगी इससे पहले वो एक सुपरलेटिव डिग्री ना कि कौन सी डिग्री आएगी, एक कॉम्परेटिव डिग्री आएगी। तो यहाँ पे एक कॉम्परेटिव डिग्री की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि आप सभी जानते हो भाई कि जब दो के बीच में कंपैरिजन किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री का, ना कि सुपरलेटिव डिग्री का। तो ये गलत हो जाएगा, तो बजाय बेस्ट वर्ड के हमें क्या यूज करना चाहिए था, बेटर। तो यहाँ पे आपका डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, चलो जल्दी से एक कोशिश कीजिएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, सभी बच्चे कोशिश कर सकते हैं। चलो देखते हैं भाई, पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन ये है, आफ्टर द कॉन्सर्ट वॉज ओवर दे गो टू अ रेस्टोरेंट, हैड डिनर टुगेदर एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट। देखो यार एक बात समझ आ रही है, देखो आफ्टर द कॉन्सर्ट वॉज ओवर, ये तो पास्ट है, और यहाँ लिख रहा है दे गो, गो तो प्रेजेंट की वर्ब है, आगे भी देख सकते हैं पास्ट की वर्ब है, पास्ट की वर्ब है, तो पूरा स्टेटमेंट ही आप देख सकते हैं पास्ट टेंस में दिखाया गया है। तो यहाँ पे इसी पार्ट को लेके एरर है भाई, प्रेजेंट की यहाँ पे कोई मतलब प्रेजेंट का तो कोई पॉइंट ही नहीं होना चाहिए ना यहाँ पे, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो गो वर्ड ये यूज नहीं कर सकते आप, बजाय इसके हमें एक पास्ट की वर्ब यूज करनी चाहिए। तो इसका पास्ट क्या बनाएंगे, तो हमें यूज करना चाहिए यहाँ पे वेंट। तो सही जो स्टेटमेंट बनेगी हमारी क्या बनेगी, आफ्टर द कॉन्सर्ट वॉज ओवर दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट की वर्ब की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे एक सीधी सी और सिंपल सी एरर थी भाई, तो उम्मीद है बहुत बच्चों का आंसर यहाँ पे आ गया होगा। तो बी पार्ट को लेके यहाँ पे एरर है, ठीक है। तो गो शब्द का यूज नहीं करेंगे, बजाय इसके हमें क्या यूज करना चाहिए, वेंट वर्ब का यहाँ पे यूज करना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा, फिर इसको लेके भी डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन ये है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर, ठीक है, एंड विंड पावर विल रिप्लेस ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स एंड हेल्प रिड्यूस कार्बन इमिशंस। तो कहाँ गलती नजर आ रही है भाई, ये सीधा सा एक क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा दोस्तों एक कोशिश जल्दी से की जाए आपकी तरफ से, और सिंपली यहाँ पे एरर आप ढूंढ पाए। देखो वैसे तो सिंपल से एक एरर नजर आ गई होगी, है ना, वो ये देखो यार, विल तो अपने आप में एक मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब है ना, और किसी भी मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद हम वर्ब की बेस फॉर्म यूज करते हैं। फिलहाल के लिए आप समझ सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो रिप्लेस्ड वर्ड तो यूज करना गलत हो जाएगा, है ना, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो रिप्लेस्ड नहीं यूज कर सकते हैं, बजाय इसके आपको यूज करना चाहिए रिप्लेस,
तो जैसे कि आप सभी जानते हो भाई कि विल और शैल के ठीक बाद हम यूज़ करते हैं वर्ब की बेस फॉर्म। फिलहाल आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझ सकते हो, तो रिप्लेस्ड वर्ड यूज़ करना गलत हो जाएगा, रिप्लेस शब्द आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो डी पार्ट को लेके यहाँ पे एरर बन जाएगा कि विल के बाद रिप्लेस्ड नहीं रिप्लेस आएगा। तो सिंपल सी एक एरर थी, काफ़ी बच्चों का आंसर आ भी गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पीछे भाई, मैं चाहूँगा एक बार फिर से कोशिश की जाए और इस क्वेश्चन का आप जवाब दें। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आप सोल्व कर चुके हैं। चलो देखो, नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री, ठीक है, इज सो बेटर एज गुलमार्ग कश्मीर। गुलमार्ग कश्मीर, देखो यार यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको एरर नजर आ रही होगी, ठीक है। आप सभी जानते हो कि जब भी आपको पेयर नजर आएगा, थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, जब भी आपको क्या नजर आएगा, सो एज का पेयर नजर आए, या मैं इस बात को ऐसे भी लिख देता हूं, एज का पेयर नजर आए, तो सो एज के पेयर के बीच में जो डिग्री आएगी ना, वो डिग्री हमेशा कौन सी डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री। उसी तरह एज के बीच में जो डिग्री आएगी ना, वो डिग्री कैसी आएगी, हमारी पॉजिटिव डिग्री आती है भाई। मतलब सो एज के बीच पॉजिटिव डिग्री आती है, या मैं यूँ कहूँ कि एज के बीच में भी कौन सी डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सो एज का पेयर नजर आ रहा है और इसके बीच की जो डिग्री है ये तो कॉम्पैरेटिव डिग्री है भाई, तो गलत हो जाएगा। तो बजाय इसके हमें क्या यूज करना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री और यूज करेंगे ब्यूटीफुल। अब सेंटेंस देखिए क्या बनेगा, नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो ब्यूटीफुल एज, उतना सुंदर नहीं है जितना एज गुलमार्ग कश्मीर। तो उम्मीद है भाई समझ में आ गया होगा। नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री, कोई भी दूसरा प्लेस इस कंट्री के अंदर उतना अच्छा नहीं है, उतना ब्यूटीफुल नहीं है जितना कि गुलमार्ग कश्मीर। तो यहाँ पे हम सो के बाद बेटर शब्द का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे सो ब्यूटीफुल एज। तो उम्मीद है भाई ये बात समझ में आई होगी। तो सीधी सी एरर यहाँ पे थी, बेटर शब्द को यूज नहीं कर सकते, तो ए पार्ट यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें डिग्री चाहिए पॉजिटिव, तो सिंपली मैंने बताया एज और सो एज के बीच की जो डिग्री होती है ना, वो पॉजिटिव डिग्री यूज की जाती है। एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब टॉपिक में आपने ये डिटेल से पढ़ा होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है दोस्तों, जल्दी से कोशिश करें और इसको लेकर भी फिर मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके बीच। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आवर फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल क्यूसिन। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब देखना ये है कि गलती कहाँ है। देखो यार, आवर फैमिली इज प्लानिंग, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमारी जो फैमिली है कोई प्लान कर रही है भाई, इज प्लानिंग किस चीज़ को लेके, अ ट्रिप, कहाँ की, यूरोप की, नेक्स्ट समर वेयर वी शुड। देखो यार, वेयर के बाद वी शुड नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़रूरत है एक वर्ब की, है ना, और कौन सी वर्ब आएगी यहाँ पे, वी शुड नहीं आएगी। बेसिकली हमें कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है, वेयर वी विल विजिट हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए, शुड नहीं आना चाहिए। बजाय इसके हमें क्या यूज करना चाहिए, वेयर वी विल विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स, ठीक है, कि आप विजिट करेंगे सेवरल फेमस लैंडमार्क्स। तो इसका मतलब हमें फ्यूचर की वर्ब की रिक्वायरमेंट है, ना कि यहाँ पे शुड यूज करेंगे आप। तो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको एरर समझ में आई कि बजाय शुड के हमें क्या यूज करना चाहिए, विल वर्ब का यहाँ पे यूज करना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, वो क्या यूज की जाएगी, वो यूज की जाएगी विल, ना कि शुड। तो यही पे एरर है भाई। हम चाहे तो ऐसे भी सही कर सकते थे, आवर फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर, और उसके बाद लिख सकते थे टू विजिट सेवरल फेमस, है ना, डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते थे टू विजिट, तो अब भी सही हो जाता। यानी सीधी सी एरर ये है भाई, इस पार्ट को लेके एरर है, वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस ऐसे नहीं लिखना, बजाय इसके हम क्या लिख सकते थे, वेयर वी विल, बजाय इसके हमें ये लिखना चाहिए। तो इसका मतलब एरर है जी आपकी इस पार्ट को लेके, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भाई हमें समझ में आ रहा है ये कि यहाँ पे हम एक मतलब फ्यूचर का कोई एक्शन रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो फ्यूचर की वर्ब यूज की जाएगी और यहाँ पे विल वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एरर अपना इजीली देख सकते थे, या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, नेक्स्ट समर के ठीक बाद, नेक्स्ट समर टू विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल क्यूसिन, हम ऐसे भी सही कर सकते थे। तो एरर है भाई सी पार्ट में। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब।
नेक्स्ट है द सुपरमार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM स्टिल 10 PM। तो ये क्वेश्चन है भाई हमारा। अब देखना ये है कि सेंटेंस सही है या गलत है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा ये क्वेश्चन जल्दी से करें क्योंकि सिंपल सा एक क्वेश्चन है भाई, उम्मीद है बहुत बच्चों का आंसर भी आ गया होगा, ठीक है। देख लेते हैं। द सुपरमार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM स्टिल 10 PM। आप सभी जानते हैं कि वैसे भी एक हिंट मिला आपको फ्रॉम से, कि फ्रॉम का जो पेयर बनता है ना वो किससे बनता है, टू से बनता है। तो यहाँ पे स्टिल शब्द यूज करना गलत हो जाएगा, बजाय इसके हमें क्या यूज करना चाहिए, टू। तो सही जो स्टेटमेंट बनेगी हमारी क्या बनेगी, द सुपरमार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM टू 10 PM। उम्मीद है भाई ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। वैसे भी टाइम की रेंज को इंडिकेट करने के लिए हम टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, तो इस तरह से भी आप चीज़ों को समझ सकते थे। तो जो गलती है भाई यहाँ पे बन जाएगी आपकी किस पार्ट में, ए पार्ट में, कि यहाँ पे स्टिल शब्द का यूज नहीं करेंगे, बजाय इसके टू प्रेपोजिशन का हमें यूज करना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ए पार्ट यहाँ पे एरर बन जाएगी भाई। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पीछे भाई। मैं चाहूंगा दोस्तों एक कोशिश फिर से आपकी तरफ से की जाए, एक कोशिश फिर से आपकी तरफ से की जाए। देखो, माई सिस्टर जूलियट गोट मैरिड एज हर वॉज 23। देखो यार एरर तो यहाँ पे नजर आ रही होगी आपको साफ तौर पर, ठीक है। आप बोलना चाह रहे हो माई सिस्टर जूलियट गोट मैरिड, ठीक है। शादी कब की थी, जब वो 23 साल की थी। तो एज हर तो लिखना गलत हो जाएगा ना, बजाय इसके में क्या यूज करना चाहिए, गोट मैरिड व्हेन शी वॉज। तो यहाँ पे हमें यूज करना चाहिए व्हेन शी वॉज 23। यानी सही जो स्टेटमेंट बनेगी क्या बनेगी, माई सिस्टर जूलियट गोट मैरिड व्हेन शी वॉज 23। यानी एज हर नहीं यूज करेंगे। तो इसी पार्ट को लेकर आ रहा है भाई, तो डी पार्ट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उम्मीद है भाई ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा दोस्तों, आप चाहो तो ऐसे भी सही कर सकते थे इस क्वेश्चन को, माई सिस्टर जूलियट गोट मैरिड, यहाँ तक तो ठीक है। आप ऐसे लिख सकते थे एट द एज ऑफ 23, मतलब बात तो वही है ना, लेकिन फाइनली जो हमें सेंटेंस दिखाया गया है इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि इस पार्ट में एरर है, तो एरर है जी इस पार्ट में। तो बजाय इसके में एज हर के क्या लिखना चाहिए, व्हेन शी वॉज 23। देखो सही करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। हमें जो सेंटेंस दिया गया है ना उसके अकॉर्डिंग ये बताना था कि इस पार्ट में एरर है, तो भाई एरर है सिंपली इस पार्ट में, ठीक है। उम्मीद है भाई क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इजिली ये बात हमें समझ में आ जा रही है। तो डी पार्ट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके बीच है भाई। चलो जल्दी से कोशिश करें दोस्तों, फिर मैं इसको डिस्कस करना चाहूँगा। द विंडोज वायलेंट बैंग्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे। ओके, देखो यार एक बात समझ में आ रही है आपको, बैंग्ड जो शब्द है ना वो अपने आप में एक वर्ब है। क्या है, वर्ब है। और किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करने का काम तो एक एडवर्ब का होता है ना, और वायलेंट जो शब्द है ये तो एक एडजेक्टिव है यहाँ पे। इसका मतलब इसी पार्ट को लेकर एरर है। तो एरर तो नजर आ गई हमें इस पार्ट में है। तो सही कैसे करना चाहिए, बजाय से हमें क्या लिखना चाहिए था, द विंडोज बैंग्ड वायलेंटली ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे। तो हमारा आंसर ये बन जाएगा। यानी इस पार्ट को लेके हमारा यहाँ पे एरर बन जा रहा है भाई। तो किस पार्ट को लेके एरर है यहाँ पे, तो सी पार्ट हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ब को मॉडिफाई करने का काम होता है एक एडवर्ब का। हमें एक एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे पोजीशन को लेके भी थोड़ा सा एरर था, जैसे कि अभी मैंने बताया कि स्टेटमेंट सही कैसे बनेगा, द विंडोज बैंग्ड वायलेंटली ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे, ठीक है। तो इस पार्ट को लेके एरर है भाई, तो आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 आपके बीच है, और जल्दी से कोशिश कीजिएगा, जल्दी से कोशिश करें कि कहाँ पे कोई गलती नजर आ रही है भाई। देखो देखते हैं यार, इट इज ही, तो यहाँ तो कोई गलती नहीं है भाई। जैसे कि आप सभी जानते हो कि इट के ठीक बाद जब भी हमें कोई लिंकिंग वर्ब दिखाई जाती है तो उसके ठीक बाद हम एक सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, ठीक है। या आप ऐसे समझिएगा कि इट के ठीक बाद जब बी फॉर्म दिखाई जाएगी ना, बी फॉर्म जैसे इज, एम, आर, वोज, वर ऐसे शब्द, तो उसके ठीक बाद हम सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। ही सब्जेक्टिव केस है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने पढ़ा इट इज ही हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डिकेड। देखिए यार, हु जो शब्द है ना यहाँ पे, ये अपने आप में एक कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है। ये है क्या, वैसे अपने आप में एक रिलेटिव प्रोनाउन है। मैं लिख दे रहा हूँ, ये अपने आप में भाई क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि एक कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद आने वाली वर्ब डिपेंड करती है उसी से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन पर, क्योंकि एक रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट किसको करता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है भाई अपने से ठीक पहले आने वाले नाउन या
प्रोनाउन को, यानी उसी को लेके डिस्कस करता है, उसी की बात करता है। तो यहाँ पे देखो इट इज ही, यानी वही है। हु वर्क नहीं आएगा, ही के अकॉर्डिंग हमें जरूरत है सिंगुलर वर्ब की, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, ही वर्क्स। तो यहीं पे गलती है भाई, तो सेंटेंस ही ऐसे होना चाहिए था, इट इज ही हु वर्क्स फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डिकेड। उम्मीद है भाई समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हु जो है अपने आप में एक रिलेटिव प्रोनाउन है। एक रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में कंजंक्शन बनने का रोल प्ले करता है भाई, और एक रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा बात करता है अपने से ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन की, जिसको आप एंटीसीडेंट के नाम से जानते हैं। तो जैसा वो शब्द रहेगा वैसे ही वर्ब आएगी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद भाई। तो हो के ठीक बाद जो वर्ब आएगी वो डिपेंड करेगी ही पर। तो ही तो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, तो वर्क नहीं वर्क्स शब्द का आप यूज करेंगे, तो आंसर हो जाएगा सी। तो हु वर्क नहीं हु वर्क्स आएगा यहाँ पे। उम्मीद है भाई समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है दोस्तों, अब इसको लेके भी समझते हैं। देखो, राहुल थिंक्स ही इज एज स्मार्टर एज हिज फ्रेंड्स इन द क्लास। देखो यार, ऐसी एक एरर अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सोल्व कराई थी, जैसे कि आपको समझाया था अभी कि एज और एज के बीच की जो डिग्री रहेगी ना वो पॉजिटिव डिग्री रहेगी, उसी तरह सो या एज के बीच की जो डिग्री रहेगी वो भी पॉजिटिव डिग्री रहेगी। तो यहाँ पे एरर साफ तौर पर आपको नजर आ रही है, एज स्मार्टर एज नहीं आएगा, एज स्मार्ट एज आएगा, एज स्मार्ट एज। तो सही वाक्य कैसे बनेगा, राहुल थिंक्स ही इज एज स्मार्ट एज, उतना ही स्मार्ट है जितना उसका उसके दोस्त है ना, ही इज एज स्मार्ट एज हिज फ्रेंड्स इन द क्लास। तो यहाँ पे जो एरर है भाई हमारी बी पार्ट में है, तो स्मार्टर शब्द का यूज नहीं कर सकते आप, तो सिंपल से एक एरर थी भाई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्तों, मैं चाहूंगा जल्दी से कोशिश आपकी तरफ से की जाए और उसके बाद इस क्वेश्चन को भी देखते हैं कहाँ पे गलती है भाई। जल्दी से कोशिश करें भाई। चलो दोस्तों देखते हैं। देखो, नीदर माई ब्रदर, आप नाइदर भी पढ़ सकते हैं इसको, नीदर माई ब्रदर नोर माई ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है, अटेंडेड द मीटिंग एज हिज हेल्थ इज नॉट मोर गुड, है ना। अच्छा यार, एक सीधी सी एरर तो आपको यहीं पे नजर आ रही है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ मोर गुड, मोर गुड, ठीक है भाई। गुड शब्द तो अपने आप में एक पॉजिटिव डिग्री है, और इससे पहले मोर आप लगा के क्या बताना चाह रही है, तो कॉम्परेटिव डिग्री के लिए यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं एरर तो हमें समझ में आ गई इसी पार्ट में, ठीक है, एरर है भाई इसी पार्ट में। नाइदर माई ब्रदर नोर माई ब्रदर्स इन लॉ अटेंडेड द मीटिंग, तो एज हिज हेल्थ इज नॉट मोर गुड, ये बोलना गलत हो जाएगा। बजाय इसके हम क्या यूज करना चाहिए था, बजाय इसके हम यूज कर सकते थे बिकॉज ऑफ हिज पुअर हेल्थ, या हम यूज कर सकते थे ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज पुअर हेल्थ, या तो ऐसे लिखे, या आप ऐसे लिख सकते थे जैसे अभी मैंने बताया ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, या आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन इस तरीके से यूज करना गलत हो जाएगा। अच्छा, एक बात और समझ में आ रही है, ठीक है यार, ये जो हिज लिखा हुआ है ना, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज किया गया है यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली इससे क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि किसकी हेल्थ को लेकर डिस्कस किया गया है ना। ये भी उसको क्लैरिफाइड करना चाहिए था यहाँ पे कि किसकी हेल्थ को लेकर डिस्कस किया गया है। देखो इस बात को ऐसे समझिएगा, देखो नाइदर माई ब्रदर मतलब ना तो मेरा भाई, नोर माई ब्रदर्स इन लॉ, नाउ ब्रदर्स इन लॉ की उसके बात की गई है। अटेंडेड द मीटिंग, अब जैसे कि आप सभी एक बात और समझते हो कि नाइदर नोर का पेयर जब भी हमें देखने को मिलता है ना, तो उस सेंटेंस में आने वाली वर्ब या पॉजेसिव एडजेक्टिव किसके अकॉर्डिंग आता है, उसके अकॉर्डिंग आता है जो सब्जेक्ट उसके ज्यादा नजदीक होगा। जैसे देखो, एक सब्जेक्ट तो यहाँ पे क्या है, माई ब्रदर, हम ऐसे मान लेते हैं, और दूसरा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ब्रदर्स इन लॉ, ये दूसरा सब्जेक्ट है। अब देखो यार, वर्ब किसके ज्यादा नजदीक है, वर्ब तो ये है ना अटेंडेड, वर्ब नजदीक है ब्रदर्स इन लॉ के। इसका मतलब भाई जब भी नाइदर नोर का पेयर देखने को मिलता है, जैसे आइदर और का पेयर देखने को मिले, नाइदर नोर का पेयर देखने को मिले, नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर देखने को मिले, तो उस सेंटेंस में आने वाली वर्ब हमेशा डिपेंड करती है जो वर्ब के सबसे ज्यादा नजदीक सब्जेक्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग आती है वहां पे, और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी उसी के अकॉर्डिंग आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अटेंडेड तो आपने लिखा क्योंकि पास्ट की वर्ब थी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई यहाँ पे हिज तो वैसे भी यूज नहीं कर सकते ना आप, या तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं है कि हिज बेसिकली किसकी हेल्थ की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो साफ तौर पर नहीं पता चल रही है, ठीक है, तो ये क्लैरिफाइड नहीं किया गया है।
तो यहाँ पे जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो भी किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए था, नज़दीकी, और नज़दीकी जो यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है ब्रदर्स इन लॉ, जो कि प्लूरल है। इसका मतलब यहाँ पे प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव की भी रिक्वायरमेंट है, आप ऐसे भी समझ सकते थे। तो सीधी सी बात है भाई, एरर तो दोस्तों आपने निकाल ली होगी, ठीक है। तो एक तो यही पॉइंट बन जाता है आपका कि मोर गुड यूज़ नहीं कर सकते है ना, ये भी गलत हो जाएगा, और ये भी क्लियर नहीं किया गया है। चलो इसको तो एक पल के लिए हम मान भी ले कि नहीं सर ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसको एक वीक एरर की तरह हम कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं सर ठीक है, किसी और की हेल्थ को लेकर शायद डिस्कस किया गया है। तो 1% अगर आप ऐसे समझ भी लेते हैं तब भी आपको समझ में आ रहा है भाई गलती तो फिर भी इसी पार्ट में है, क्योंकि मोर गुड तो आप नहीं लिख सकते हैं। उम्मीद है भाई ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार सही में बता दे रहा हूँ आप कैसे बना सकते थे। नीदर माई ब्रदर नोर माई ब्रदर्स इन लॉ अटेंडेड द मीटिंग, और इसके ठीक बाद आप लिख सकते थे यहाँ पे बिकॉज ऑफ हिज पुअर हेल्थ, या आप लिख सकते थे ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। तो आप ऐसे लिख सकते थे। तो गलती है इसी पार्ट में, तो मोर गुड लिखना बच्चे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है भाई समझ में आ गया होगा दोस्तों सभी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है सॉल्यूशंस टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम्स आर स्टिल अ लॉन्ग वे अवे। चलो भाई मैं चाहूंगा दोस्तों एक कोशिश जल्दी से आपकी तरफ से की जाए। बढ़िया क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, हालांकि इजीली आप आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे इजीली आप आंसर दे सकते हैं। चलो मैं बता दे रहा हूँ। देखो यार गलती यहाँ पे क्या है, देखो सॉल्यूशंस टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम्स। देखो यार इंटीरियर प्रॉब्लम्स नहीं होता है, ठीक है, तो इंटीरियर शब्द यूज करना ही गलत हो जाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप ऐसे यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। बजाय इसके हम क्या लिख सकते थे, इंटरनल प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो उसके मतलब आंतरिक जो समस्याएं हैं। तो इंटीरियर यूज करना गलत हो जाएगा इस कॉन्टेक्स्ट में। बजाय इसके आप लिख सकते थे इंटरनल प्रॉब्लम्स। तो इसी पार्ट को लेके आ रहा है भाई। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये बात समझ में आई होगी। तो हमारा सही वाक्य कैसे बनेगा, सॉल्यूशंस टू द कंट्रीज इंटरनल प्रॉब्लम्स आर स्टिल अ लॉन्ग वे अवे। उम्मीद है भाई ये बात समझ में आ गई होगी। तो सिंपल सा एक यहाँ पे पॉइंट था हमारा, ठीक है। तो इंटीरियर यूज करना गलत हो जाएगा। हम चाहे तो इनर प्रॉब्लम्स भी बोल सकते थे, जैसे होता है ना, जैसे हम बोलते हैं सोशल प्रॉब्लम्स है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो वैसे ही सर आप इंटीरियर नहीं लिख सकते यहाँ पे। बजाय इसके हमें क्या लिखना चाहिए था, इंटरनल प्रॉब्लम्स या इनर प्रॉब्लम्स भी लिख लोगे तब भी सेंटेंस सही बन जाएगा आपका। तो एरर है इसी पार्ट को लेके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि इंटीरियर यूज नहीं कर सकते थे आप। तो ये गलत हो जाता है यहाँ पे आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके बीच। तो मैं चाहूँगा दोस्तों एक बार फिर से कोशिश की जाए आपकी तरफ से, क्योंकि सीधा सा सिंपल सा एक क्वेश्चन है। दे सीक्रेट डिसाइडेड टू लीव द टाउन। अब देखा डिसाइडेड एक वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने का काम एक एडवर्ब का होता है। तो सीक्रेट शब्द यहाँ पे यूज करना गलत हो जाएगा। बजाय इसके क्या यूज करना चाहिए, सीक्रेटली। तो बजाय इसके क्या यूज करना चाहिए हमें, सीक्रेटली। तो सही जो स्टेटमेंट बनेगी वो कैसे बनेगी, दे सीक्रेटली डिसाइडेड टू लीव द टाउन। तो सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। उम्मीद है सभी को क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा यहाँ पे आंसर देखा जाए तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। सीक्रेट शब्द यूज करना गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें एक एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है, ना कि एक एडजेक्टिव की, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पीछे भाई, ही रैन क्विक टू कैच द बस। ये भी सेम उसी पैटर्न पे एरर है भाई। उम्मीद है कि बहुत बच्चों का आंसर निकल गया होगा। देखिए रैन शब्द तो एक वर्ब है ना, और वर्ब को मॉडिफाई करने का काम एक एडवर्ब का होता है। तो क्विक शब्द यूज करना गलत हो जाएगा। बजाय इसके हमें क्या यूज करना चाहिए, क्विकली। तो आंसर हो जाएगा ही रैन क्विकली टू कैच द बस। तो इसका मतलब हमारा जो सही जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ए। क्विकली शब्द की यहाँ पे जरूरत है भाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके बीच, मिसेज श्री लक्ष्मीज म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज सुपीरियर देन मिसेज सुमाज। तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखो यार एरर तो सीधी सी एक नजर आ रही होगी आपको। आप सभी जानते हो कि सुपीरियर के बाद आप देन यूज नहीं कर सकते, वजह इसके हमें टू यूज करना चाहिए। तो देन यूज करना गलत है ना भाई। आप सभी जानते हो जैसे इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, प्रायर, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं ना, उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करते, टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो सीधी सी और सिंपल सी एक एरर थी। तो ए पार्ट यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है। मैं चाहूंगा दोस्तों एक कोशिश जल्दी से आपकी तरफ से की जाए।
उसके बाद समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक सिंपल सा ही एरर है, उम्मीद है बहुत बच्चों का एरर निकल गया होगा। देखो यार, मिस्टर अरुण जो कि अपने आप में सब्जेक्ट है भाई, एक नाउन है, सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। विल अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब। पे जो शब्द अपने आप में मेन वर्ब है। अब यहाँ पे डियर लिखा हुआ है यार, मेन वर्ब को मॉडिफाई करने का काम तो एक एडवर्ब का होता है ना। स्टेटमेंट पढ़िएगा, मिस्टर अरुण विल पे डियर फॉर हिज फाइनेंशियल मिस्टेक। यार देखो, मिस्टर अरुण विल पे डियर नहीं आएगा, विल पे डियरली आएगा, क्योंकि ये मेन वर्ब है। पे शब्द यहाँ पे मेन वर्ब है, और मेन वर्ब यानी वर्ब को मॉडिफाई करने का काम एडवर्ब का होता है। तो डियर शब्द यूज करना गलत हो जाएगा, हमें एक एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है, तो हम यूज करेंगे डियरली शब्द का। उम्मीद है भाई बात समझ में आई होगी, क्योंकि अभी तक काफी क्वेश्चन इस पैटर्न पर आप देख सकते हैं, इसी पैटर्न पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पे विल पे डियर शब्द यूज करना गलत हो जाएगा, तो बी पार्ट को लेके यहाँ पे एरर हो जाएगा। हमें यहाँ पे एक एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है। उम्मीद है भाई ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैं चाहूंगा जल्दी से एक कोशिश आप करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। करो भाई, एक कोशिश जल्दी से करें। चलो मैं पढ़ दे रहा हूं भाई। दी एम्प्लॉयज वर कंफर्टेबल, ठीक है, कैसे थे वो कंफर्टेबल, विद मी, मेरे साथ, एंड दे टॉक्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। देखो यार, यहां तक कोई गलती नजर नहीं आ रही है ना। एंड दे टॉक्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस आई हैज वर्कड देयर एज अ मैनेजर। अच्छा यार, एक बात समझ में आ रही है, देखो, दी एम्प्लॉयज वर कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल थे यानी पास्ट है, विद मी, मेरे साथ, एंड दे टॉक्ड अबाउट, टॉक्ड फिर से एक पास्ट की वर्ब है भाई, देयर प्रॉब्लम्स सिंस। अब यार हैज तो प्रेजेंट की वर्ब है ना, पूरा सेंटेंस आपको नजर आ रहा होगा, एक हिंट दिया गया है, पास्ट में है, तो यहाँ पे भी पास्ट की वर्ब की जरूरत है, ठीक है। तो आप हैज यूज नहीं कर सकते, बजाय इसके हमें क्या यूज करना चाहिए, आई हैड वर्कड देयर एज अ मैनेजर। तो उम्मीद है भाई ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसी पार्ट को लेके गलती थी हमारी, और ये कहाँ पे किस ऑप्शन में दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर चूज करेंगे। तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है भाई बात समझ में आ गई होगी। अच्छा दोस्तों, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, कई बार बच्चा जल्दबाजी में गलती कर देता है कि यहाँ तो सेंटेंस के लास्ट में नज़र आ रही है ना दिक्कत, यानी एरर। अब बच्चा जल्दबाजी में कई बार क्या करता है कि वो सोचता है कि हाँ लास्ट में है तो डी पार्ट होगा, तो कई बार वो पढ़ता नहीं है, बहुत जल्दबाजी में डी को मार्क कर देता है, तो उसको आने के बावजूद भी क्वेश्चन उससे कई बार क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस तरीके की गलती प्लीज़ ना करें आप लोग। उम्मीद है भाई क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन की तरफ। My brother received his MBA degree into the university last year। तो ये हमारा क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा दोस्तों एक कोशिश जल्दी से आपकी तरफ से की जाए, एक कोशिश आपकी तरफ से की जाए। वैसे तो एरर सिंपल सी है, सभी बच्चों का आंसर आ गया होगा यहाँ पे, फिर भी मैं चाहूंगा एक कोशिश जल्दी से आपकी तरफ से की जाए और आंसर यहाँ पे मुझे बताएं आप लोग क्या हो सकता है आपका। चलो भाई मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो दोस्तों, माई ब्रदर रिसीव्ड, है ना, रिसीव्ड क्या हुआ उसको, उसकी एमबीए की डिग्री, हिज एमबीए डिग्री, इनटू द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। इनटू नहीं आएगा भाई, ये बिल्कुल गलत जा रही है डायरेक्शन, बजाय इसके हमें क्या यूज करना चाहिए, प्रेपोजिशन फ्रॉम, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। कहाँ से मिला, यूनिवर्सिटी से। तो हम लिखेंगे माई ब्रदर रिसीव्ड हिज एमबीए डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। तो इसका मतलब है इनटू यूज नहीं करेंगे, तो सी पार्ट में हमारी एरर हो जाएगी। उम्मीद है भाई ये बात समझ में आई होगी दोस्तों, और ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो सही वाक्य क्या बनेगा, माय ब्रदर रिसीव्ड हिज एमबीए डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, और कब मिली भाई, लास्ट ईयर। तो इस तरीके से आप इस बात को समझ सकते थे, आसानी से आंसर दे सकते थे, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा। वैसे भी जब भी हम किसी ओरिजिन की बात करते हैं तो फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज किया जाता है, ठीक है, या कोई सोर्स हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पे फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, यानी किसी ओरिजिन की सोर्स की बात करते हैं तो फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे भी समझ सकते थे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं चाहूँगा आप जल्दी से कोशिश करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, उम्मीद है हो गया होगा काफ़ी बच्चों का, तो है ना, ज़्यादा आगे तक भी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है भाई। देखो मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार। मिस्टर सूर्या हैव, हालांकि आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर भी एक बार पढ़ते हैं दोस्तों। मिस्टर सूर्या हैव नो इंटीरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू स्पोर्ट। देखो यार, मिस्टर सूर्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, एक नाउन है, सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर आएगी ना भाई, तो हैव नहीं, यहाँ पे हैज़ की रिक्वायरमेंट है, तो यही पे एरर है हमारी, तो हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा, तो सी पार्ट में हमारा एरर बन जाएगा यहाँ पे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ, 26 क्वेश्चन, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आपके पीछे भाई मैं चाहूँगा एक बार फिर से कोशिश की जाए दोस्तों आपकी तरफ से, और बढ़िया क्वेश्चन है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन हम पहले सोल्व कर चुके हैं, फिर भी मैं चाहूँगा एक कोशिश आप करें, है ना। देखते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल बीन वर्किंग फॉर 5 years। अच्छा, वैसे तो एक बात यहाँ पे भी समझ में आ रही है, देखो यार, ही विल बीन नहीं होता, या तो आप ऐसे लिखते ही विल हैव बीन वर्किंग, है ना। और यहाँ पे देखो यार, इससे भी अच्छा क्या होगा, आपको एक बात यहाँ से समझ में आ रही है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब फ्यूचर में कंप्लीशन ऑफ एक्शन की बात की गई है, तो ऐसे सिचुएशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ he will have worked, he will have worked। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यहाँ पे यूज़ करना चाहिए भाई। तो सही वाक्य क्या बनेगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब इस मंथ के एंड तक। ही विल बीन वर्किंग नहीं आएगा, ही विल हैव वर्कड, क्योंकि फ्यूचर में कंप्लीशन ऑफ एक्शन को इंडिकेट करना है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की रिक्वायरमेंट है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के आइडेंटिफिकेशंस आप जानते हो, विल शैल के बाद हैव यूज करते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है। एरर तो वैसे भी देख लिया होगा बच्चों ने कि विल के बाद बीन तो वैसे भी नहीं आ सकता है ना। विल हैव बीन होता तो 1% फिर भी सोचना पड़ता थोड़ा सा आप लोगों को, लेकिन यहाँ पे तो सोचने लायक बात है ही नहीं भाई। उम्मीद है एरर आपने ढूंढ ली होगी। तो गलती है भाई इस पार्ट को लेके, तो सी पार्ट हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 27 आपके बीच है, और मैं चाहूँगा एक कोशिश फिर से आपकी तरफ से की जाए। देखो, आफ्टर आई रिटायर आई स्टार्टेड अ सेकेंड करियर एज अ राइटर, ठीक है। एक सेकेंड करियर ऑप्शन में लिया, कैसे, एज अ राइटर, एंड पब्लिश्ड सेवरल बुक्स, बहुत सारी बुक्स भी उसने पब्लिश की भाई, which allowed me to share my stories and insights with a wider audience। अच्छा यार, यहाँ पे ना आपको कॉन्टेक्स्ट का सेंस समझ में आ रहा होगा, सेंटेंस का सेंस समझ में आ रहा होगा। देखो, स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अलाउड फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पब्लिश्ड फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट के ठीक बाद रिटायर तो नहीं हो सकता ना, इसका मतलब यहाँ पे भी हमें पास्ट की ही वर्ब की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे होना चाहिए रिटायर्ड, ठीक है भाई। तो इसी को लेके यहाँ पे एरर है। तो दोस्तों हमारा वाक्य कैसे बनना चाहिए था, आफ्टर आई रिटायर्ड आई स्टार्टेड अ सेकेंड करियर एज अ राइटर एंड पब्लिश्ड सेवरल बुक्स विच अलाउड मी टू शेयर माई स्टोरीज एंड इनसाइट्स विद अ वाइडर ऑडियंस। तो यहाँ पे ये एरर है भाई, तो रिटायर यूज करना गलत हो जाएगा, तो इस पार्ट को लेके एरर है, तो यहाँ पे एरर है हमारी, तो डी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और आपको पता लग रहा होगा कि किस पॉइंट को लेके यहाँ पे एरर हमसे हुआ है या एरर यहाँ पे दिया गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच, और मैं चाहूंगा एक बार फिर से कोशिश की जाए। आई हैव द 100 रीजन्स टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो, मतलब 100 कारण दे सकता है वो बंदा कि ना अटेंड करने के लिए कल की मीटिंग। तो चलो भाई, सीधा सा एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। देखो यार, गलती तो आपको नजर आ रही होगी, आई हैव द 100 यूज करना गलत हो जाएगा, है ना। द आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, तो हमें कैसे लिखना चाहिए, हम ऐसे नहीं लिख सकते, हमें लिखना चाहिए आई हैव हंड्रेड्स ऑफ रीजन्स। या तो आप ऐसे लिखे, आप क्या लिख सकते हो, आई हैव, यहाँ पे लिख सकते हो आई हैव हंड्रेड्स ऑफ रीजन्स। उम्मीद है भाई बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो एक तो यही गलती आपको नजर आ रही है यार, आई हैव हंड्रेड्स ऑफ रीजन्स। और वैसे भी आर्टिकल दा तो तब यूज करते हैं ना जब कोई बात हम एम्फेटिकली दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आर्टिकल दा की रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग हम चाहे तो ऐसे भी सही कर सकते थे, आई हैव 100 रीजन्स। अगर ऐसे लिखोगे तब भी बिल्कुल सही हो जाएगा। या तो आप ऐसे लिखे, आई हैव 100 रीजन्स टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो, या हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, आई हैव हंड्रेड्स ऑफ रीजन्स। तो जैसे मर्जी आप इसको सही कर सकते थे, लेकिन गलती इसी पार्ट को लेके थी। उम्मीद है भाई बात समझ में आई होगी। तो सेंटेंस की सेंस से आपको इजीली पता चल जा रहा होगा क्वेश्चन, और तो यहाँ पे एरर है इसी पार्ट को लेके। उम्मीद है भाई बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 आपके बीच है, और मैं चाहूंगा जल्दी से कोशिश आपकी तरफ से की जाए, जल्दी से कोशिश आपकी तरफ से की जाए ताकि हम क्वेश्चन को आगे देख सकें। चलो भाई पढ़ते हैं दोस्तों। ऑल्दो द टीम हैड ट्रेन्ड, ठीक
ठीक है, ऑल्दो द टीम हैड ट्रेन्ड डिलीजेंटली फॉर मंथ्स दे हैड स्टिल ओवरवेल्म्ड बाय द ओपोनेंट्स अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स। चलो भाई ये क्वेश्चन है, देखो यार एक चीज आपको समझ में आ रही है, ठीक है, क्या सेंस निकल रही है, देखो ऑल्दो द टीम हैड ट्रेन्ड डिलीजेंटली, मतलब डिलीजेंटली ट्रेन किया गया था 4 months, दे हैड स्टिल ओवरवेल्म्ड बाय द ओपोनेंट्स अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स। अच्छा यार यहाँ पे सेंस आपको समझ आ रही है, देखो दे के ठीक बाद ये कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा गलत हो जाएगा आपका, है ना, यहाँ पे गलत सेंस नजर आ रही है, दे स्टिल ओवरवेल्म्ड यहाँ पे गलत नजर आ रहा है, बजाय इसके हमें क्या यूज करना चाहिए, दे वर, हैड शब्द यूज नहीं करना चाहिए, बजाय हमें इसके यूज करना चाहिए था, बजाय इसके हमें यूज करना चाहिए था दे वर स्टिल ओवरवेल्म्ड। तो हमें हैड की नहीं, यहाँ पे वर्ब की रिक्वायरमेंट है ना, वर्ब की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है भाई, तो ये एरर है। तो इस सेंटेंस का जो सेंस है वो तभी सही बनेगा जब हम यहाँ पे हैड को रिप्लेस करेंगे वर्ब से, तो सेंटेंस की सेंस से हमें ये बात समझ में आ रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को अगर आप ठीक करना चाहते हो, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही हमें ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि हैड की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वर्ब की जरूरत है। अब देखो सेंटेंस पढ़ो आपको चीजें समझ में आएगी। ऑल्दो द टीम हैड ट्रेन्ड डिलीजेंटली फॉर मंथ्स, ठीक है, दे वर स्टिल ओवरवेल्म्ड बाय द ओपोनेंट्स अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स, ना कि हेड का आप यूज करेंगे यहाँ पे। तो उम्मीद है भाई बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे गलती थी इसी पार्ट को लेके, और पैसिव फॉर्मेट पर ये सेंटेंस हमें दिखाया गया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो पैसिव फॉर्मेट पर है, यहाँ से भी हिंट मिल रहा है आपको, है ना, बाय से भी हिंट मिल रहा है, पैसिव फॉर्मेट पर दिया गया है, और यहाँ पे हमें जरूरत है वर की। तो गलती है जी डी पार्ट में। तो उम्मीद है भाई बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेंटेंस का सेंस यहाँ पे हेड से बिल्कुल गलत जा रहा है, तो बजाय इसके हमें वर की रिक्वायरमेंट है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलो भाई एक कोशिश आप कीजिए दोस्तों, उसके बाद इस क्वेश्चन को भी देखते हैं भाई कहाँ पे गलती है। चलो पढ़ लेते हैं, देखो, ड्यू टू द पेंडेमिक द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन्स इंक्रीज्ड एवरी डे सिंस लास्ट दिसंबर। ओके, सिंस लास्ट दिसंबर। तो मैं चाहूंगा दोस्तों एक कोशिश आपकी तरफ से की जाए, बहुत बढ़िया सेंटेंस है, और उम्मीद है काफी बच्चों का तो आंसर आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है, काफी बच्चों का आंसर आ गया होगा यहाँ पे। चलो मैं क्लियर कर दे रहा हूं भाई, एरर जो है ना वो इस पार्ट को लेके नजर आ रहा है, इंक्रीज्ड नहीं आना चाहिए, वजह इसके हमें क्या यूज करना चाहिए, हैव इंक्रीज्ड, मतलब हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे यूज करना चाहिए। अब वो कैसे समझ में आ रहा है, देखो यार यहाँ पे आप दो अलग अलग तरीके से देख सकते थे कि कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है एंड कॉन्टिन्यूस अप टू द प्रेजेंट, मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ था एंड कॉन्टिन्यूस अप टू द प्रेजेंट, और प्रेजेंट तक वो क्या रहा है, कॉन्टिन्यूस रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं भाई, टेंस टॉपिक में आपने पढ़ा होगा कि सिंस के ठीक बाद जब आपको नजर आए, सिंस के ठीक बाद आपको जब नजर आए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या मैं ये कहूं सिंपल पास्ट टेंस, तो इससे पहले का जो टेंस होगा ना भाई, वो हमें कौन सा यूज करना चाहिए, वो यूज करना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी यूज कर सकते हैं इफ द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, अगर कोई काम जारी है, ठीक है। तो सीधी बात है, आप ऐसे समझ सकते थे कि कोई काम पास्ट से स्टार्ट किया गया था और कंटिन्यू था आपके प्रेजेंट तक, तो ऐसी सिचुएशन में आप उस पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट कर रहे हो भाई, और यहाँ पे इस सिचुएशन में हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की रिक्वायरमेंट होती है सिंस से ठीक पहले, और सिंस के ठीक बाद हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस, या आप समझ लो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब सिंस को हम यूज करते हैं कंजंक्शन की तरह किसी स्टेटमेंट के अंदर, जहाँ पे उसका सेंस क्या बनता है, तब से लेके अब तक, तब से लेके अब तक, तो ऐसी सिचुएशन में सिंस के ठीक बाद हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस, और सिंस से ठीक पहले यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब एक्शन कोई जारी होगा तब। अब यहाँ पे देखो सेंस से आपको समझ में आ रहा है, ड्यू टू द पेंडेमिक, यानी पेंडेमिक के कारण या उसकी वजह से द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन्स हैव इंक्रीज्ड एवरी डे सिंस लास्ट दिसंबर, मतलब लास्ट दिसंबर, तब से लेके अब तक, यानी उस पास्ट को प्रेजेंट के साथ रिलेट करने की कोशिश की गई है। तो सिंस के बाद देख सकते हैं भाई आप,
पास्ट टेंस यूज किया गया है, सिंपल पास्ट, तो सिंस से पहले का जो टेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना होता है, लेकिन ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहा है, इसका मतलब गलत हो जाएगा। देखो एक सिंपल से क्वेश्चन से अपनी बात को रखना चाहूंगा ताकि एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बने। उम्मीद है टेंस टॉपिक में भी आपने किया होगा। जैसे मैंने कहा nobody has seen him since the fire broke out in his locality। I repeat, मैंने कहा nobody has seen him since the fire broke out in his locality, मतलब किसी ने उसको नहीं देखा। कब से कब तक नहीं देखा? जब से उसकी लोकेलिटी में आग लगी ना भाई, तब से लेके अब तक, जब मैं ये बात किसी को बता रहा हूँ। इसका मतलब दोस्तों आपको समझ में आया यहाँ पे कि सिंस के ठीक बाद का जो हमने टेंस यूज किया, पास्ट टेंस यूज किया, और सिंस से पहले का टेंस मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया, nobody has seen। ठीक है, तो इजीली आप ऐसे देख सकते हैं। उम्मीद है भाई बात समझ में आ गई होगी। तो एरर है दोस्तों इसी पॉइंट को लेके, तो इंक्रीज्ड से पहले हमें हैव की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो ये हमारा इसी पार्ट को लेके गलती हो जाएगी। ए पार्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा भाई। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो मैं चाहूंगा एक क्वेश्चन जल्दी से कोशिश करें भाई, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। देखो, डॉक्टर सिन्हा हैज ब्रॉट अबाउट अ न्यू बुक ऑन सोशल इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड लेबर। ठीक है, ऑन सोशल इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। चलो वैसे तो सिंपल सी रह रहा है भाई, अगर आप थोड़ा सा रीडिंग स्किल्स पे कमांड रखते हैं तो काफ़ी बच्चों का तो आंसर आ गया होगा। फिर भी मैं चाहूँगा जल्दी से कोशिश की जाए। देखिए यार, यहाँ पे एरर क्या है कि आप ब्रॉड शब्द को यूज नहीं कर सकते है ना, ये सही कॉन्टेक्स्ट मतलब सही सेंस नहीं इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। देखो, डॉक्टर सिन्हा हैज रिटन अबाउट अ न्यू बुक, है ना, ऑन सोशल इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है, किस इम्पैक्ट को दिखाया गया है? ऑन सोशल इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। तो यहाँ पे ब्रॉड शब्द यूज करना गलत हो जाएगा। बजाय इसके हम क्या यूज कर सकते हैं? रिटन शब्द यूज कर सकते हैं। उम्मीद है भाई बात समझ में आई होगी। यहाँ पे बजाय इसकी रिटन शब्द आप यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो ऑथर्ड भी यूज कर सकते हो, ऑथर्ड भी सही हो जाएगा। डॉक्टर सिन्हा हैज ऑथर्ड अबाउट अ न्यू बुक ऑन सोशल इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। तो सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि ब्रॉट यहाँ पे सही सेंस नहीं बना रहा है, बजाय इसके हमें क्या लिखना चाहिए? रिटन या फिर ऑथर्ड भी आप यूज कर सकते हो। इन डी पार्ट में हमारी एरर बन जाती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 आपके बीच है। मैं चाहूंगा एक कोशिश, अरे भाई तो यहाँ पे भाई समझ सकते हैं ना, थोड़ा सा चीज़ें क्लियर नहीं है भाई, कि पता ही नहीं चल रहा है कि स्टेटमेंट क्या है। फिर भी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि ए बी सी डी की यहाँ पे जो एरर नज़र आ रही है वो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। चलो एक कोशिश करो। चलो ये भी हमारे लिए चैलेंजिंग हो सकता है कि क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ऑप्शंस है, क्या इनसे हमें आइडिया लग रहा है कि कहीं गलती है या नहीं है। चलो दोस्तों मैं चाहूँगा एक कोशिश तो कर सकते हैं हम इसको लेके भी, और जल्दी से आपकी तरफ से भी की जाएगी। चलो पढ़ते हैं भाई। देखो, इट इज़ इम्पॉसिबल। भाई इट के साथ अब सिंगुलर आती है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू वेक, यहाँ पे भी कोई गलती नहीं है। क्रिस्टिन अप इन द मॉर्निंग, कोई गलती नहीं है, ये तो सही है भाई। अच्छा अगला पढ़ते हैं। इट इज़ सैड दैट, ये भी सही है। इट इज़ सैड दैट जोसेफ वॉज नॉट रेडी टू गो टू द वॉर, यहाँ पे भी कोई गलती नजर नहीं आ रही है भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। यार इंडियन फोर्स नहीं होता है ना, इंडियन फोर्सेस होता है, तो यही गलती है भाई। तो इसका मतलब सी पार्ट में हमें कोई ना कोई गलती नजर आई यहाँ पे, भले क्वेश्चन नहीं है लेकिन एक हिंट आपको मिल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। कार्ल मार्क्स वॉज अ रिनाउंड सोशल साइंटिस्ट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका मतलब गलती अगर है तो वो इस पार्ट में है, बाकी सारे सही बन जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन जो मर्जी रहा हो, इंडियन के ठीक बाद भाई फोर्स नहीं यूज कर सकते दोस्तों, फोर्सेस हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पार्ट हमें गलत नजर आ रहा है यहाँ पे। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके बीच है। द प्रिंसिपल गेव अप द प्राइजेस टू द विनर्स ऑन रिपब्लिक डे, तो ये हमारे बीच क्वेश्चन है भाई। चलो दोस्तों जल्दी से कोशिश करें यहाँ पे।
क्या ये सेंटेंस सही है? देखो यार, सेंटेंस का सेंस समझते हैं। द प्रिंसिपल गेव अप द प्राइजेस टू द विनर्स ऑन रिपब्लिक डे। यहाँ पे ये आपको एरर नजर आ रही होगी कि एक फ्रेजल वर्ब का हमारा पॉइंट बन जाता है, ये गलत है। क्योंकि गिव अप का मतलब तो यार कहीं ना कहीं क्या होता है, गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, छोड़ देना, है ना। या गिव अप से आप आइडिया ले सकते हो कि हार मान जाना, है ना, इस तरीके का सेंस बन रहा है। तो यहाँ पे कोई ऐसी सेंस नहीं दिखाने की कोशिश की गई है। बजाय से हमें क्या यूज करना चाहिए, द प्रिंसिपल गेव अवे, है ना। अब देखो सेंस क्या बन रही है, अब एक बात हैं, द प्रिंसिपल गेव अवे द प्राइजेस टू द विनर्स ऑन रिपब्लिक डे। देखो गेव अवे का मतलब क्या होता है, देना। तो प्रिंसिपल ने मतलब सौंपना या देना, इस तरीके का सेंस बनेगा। तो प्रिंसिपल ने जो प्राइजेस जो हैं वो विनर्स को दिए होंगे ना, सौंपे होंगे ना उनको प्राइजेस, ठीक है। तो देना की सेंस बन रही है, ना कि यहाँ पे हार मानना की सेंस बन रही है या छोड़ देना की सेंस बन रही है। तो गेव अप नहीं आएगा, गेव अवे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है हमें। तो यहाँ पे इसी पार्ट को लेकर आ रहा है भाई, तो डी आपका आंसर हो जाएगा भाई। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है 34। क्वेश्चन क्या है, बर द सिटी व्यू, बर द सिटी व्यू फ्रॉम द एल्फिल टावर इज अमेजिंग। तो ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन काफी ठीक है, अच्छा है। तो मैं चाहूंगा दोस्तों एक कोशिश आप करें। तो उम्मीद है बहुत बच्चों के एफर्ट्स भी यहाँ पे लगे होंगे या कोशिश कर ली होगी, इसको समझने की कोशिश करेंगे आप। देखिए यार, एक चीज मैं समझा दे रहा हूं आपको, सेंटेंस का सेंस पहले समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस वर्ड को लेके डिस्कस करूं तो ये कहीं ना कहीं एक इंटरजेक्शन है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इंटरजेक्शन है ना। अगर इस सेंटेंस को थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करें या पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने की कोशिश करें, तो बर जो वर्ड है या यहाँ पे अपने आप में एक इंटरजेक्शन का रोल प्ले कर रहा है। अच्छा आप पढ़ते हैं, देखो द सिटी व्यू फ्रॉम द आईफिल टावर इज अमेजिंग। कैसा है वो, अमेजिंग है भाई। तो कहीं ना कहीं यार इस सिचुएशन में जो हम अपनी एक इंटरजेक्शन यूज करते हैं वो बर यूज नहीं करते हैं, बजाय इसके हमें क्या यूज करना चाहिए, वाव। बजाय इसके हमें क्या यूज करना चाहिए, वाव, क्योंकि वहां पे साफ तौर पर दिखाया गया है अमेजिंग। तो इस कॉन्टेक्स्ट को अगर हम समझे तो हम ये जो इंटरजेक्शन है ना BRR, ये यूज करना गलत हो जाएगा। बजाय इसके हमें क्या यूज करना चाहिए, बजाय इसके हमें वाव शब्द का यूज करना चाहिए। वैसे भी ये क्या इंडिकेट करता है, ये तो एक तरीके से मतलब क्या एक्सप्रेस करता है, कोल्ड की सेंसेशन को, या कोल्ड आप ऐसे समझ सकते हैं, बेसिकली इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सेंसेशन ऑफ कोल्ड, है ना। ये कोल्ड की सेंसेशन को दिखाने का काम करता है, यानी कोल्ड की सेंस में इस वर्ड को हम यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे जो है कोल्ड की कोई बात नहीं की गई है, यानी सेंसेशन ऑफ कोल्ड यहाँ पे मार्क नहीं किया गया है, तो ये यूज करना गलत हो जाएगा। तो BRR वर्ड यूज करना गलत है। सेंटेंस की सेंस उसके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमें समझ में आया कि वाव वर्ड की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अब देखो सेंटेंस पढ़ते हैं, वाव द सिटी व्यू फ्रॉम द आईफिल टावर इज अमेजिंग, ठीक है। तो हमें पता चला कि यहाँ पे इंटरजेक्शन सही यूज नहीं किया गया था। तो इंटरजेक्शन हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, वाव वर्ड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो BRR वर्ड यूज करना गलत हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेसिकली बर कब यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सेंसेशन ऑफ कोल्ड, जो कि हम उस कॉन्टेक्स्ट में जा ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये वर्ड यूज करना गलत है। तो रही बात एरर की, तो बी पार्ट हमारा एरर बन जाएगा। उम्मीद है भाई ये बात समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपके बीच है, पढ़ लेते हैं इसको भी। हैविंग नोन दैट, ठीक है, द ट्रेन वॉज ऑलरेडी ऑन द प्लेटफॉर्म दे रैन फास्टली टू कैच इट। चलो भाई मैं चाहूंगा दोस्तों जल्दी से एक बार बताएं आप कहाँ पे एरर है। हालांकि बहुत बच्चों का आंसर यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। देखो यार, दे रैन फास्टली, यार फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता, फास्टली कोई शब्द ही नहीं है, गलत है। इसका मतलब फास्टली वर्ड यूज करना ही गलत है। सर दे रैन हम क्या लिखना चाहिए, दे रैन फास्ट। हमें क्या लिखना चाहिए, फास्टली की जगह हमें यूज करना चाहिए फास्ट। फास्ट हमारा एक ऐसा वर्ड है जो कि एडजेक्टिव का भी रोल प्ले कर सकता है और एडवर्ब का भी रोल प्ले कर सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे रैन एक वर्ब है, हमें एक एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है, तो एडवर्ब फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, तो हमें क्या यूज करना चाहिए, यहाँ पे फास्ट शब्द का यूज करना चाहिए। तो इसका मतलब इसी पार्ट को लेकर एरर था भाई, तो फास्टली शब्द होता ही नहीं आपका, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पीछे दोस्तों, चलो एक बार पढ़ देता हूँ। मैं चाहूंगा कि एक कोशिश तो आप करें, उसके बाद ही हम आगे बढ़े।
दीपा एंड सीमा आर बोथ गुड, ओके, विद रनिंग, बट दीपा इज ऑल्सो गुड एट कैचिंग द बॉल एंड थ्रोइंग इट टू द राइट कॉर्नर इन टाइम। भाई एक हिंट तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन में ही मिल गया होगा, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन में भी आंसर छिपा हुआ है, इसके क्वेश्चन में भी इसने अपना आंसर खुद दिया है यहाँ पे, फिर भी मैं चाहूंगा कि एक कोशिश आप करें। चलो दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे गलती है इस पॉइंट को लेके। देखो दीपा एंड सीमा आर बोथ गुड, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना, लेकिन वो किस चीज में अच्छे है, दौड़ने में। तो आर बोथ गुड एट रनिंग, तो यानी यहाँ पे हमें विद का यूज नहीं करना चाहिए भाई, विद तो यूज करना गलत हो जाएगा, ठीक है। बजाय इसके हमें क्या यूज करना चाहिए, एट का यूज करना चाहिए। देखो ये हिंट तो आपको यहाँ पे भी दिया गया है, एट कैचिंग, इज ऑल्सो गुड एट कैचिंग। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रेपोजिशन को लेके यहाँ पे गड़बड़ हुई है, तो प्रेपोजिशन को लेके गड़बड़ हुई है, तो विद शब्द का आप यूज नहीं कर सकते दोस्तों। बजाय इसके हमें क्या यूज करना चाहिए, बजाय इसके हमें यहाँ पे एट प्रेपोजिशन का यूज करना चाहिए। तो अब सही वाक्य कैसे बनेगा जरा पढ़ते हैं इसको भी। देखो दीपा एंड सीमा आर बोथ गुड, ठीक है, दीपा एंड सीमा आर बोथ गुड एट रनिंग, बट दीपा इज ऑल्सो गुड एट कैचिंग द बॉल एंड थ्रोइंग इट टू द राइट कॉर्नर इन टाइम। तो देखो आंसर तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा भाई, तो गलती है, विद रनिंग नहीं आएगा, यानी सी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा भाई। उम्मीद है दोस्तों क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 37 है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चाहूँगा आप फिर से कोशिश करें, और आसान क्वेश्चन है भाई, ठीक है, और आप कर सकते हैं दोस्तों, जल्दी से कोशिश करें, इसको लेके भी डिस्कस करते हैं। देखो पीपल एडमायर्ड हिम, ठीक है, लोगों ने उसकी प्रशंसा की भाई, एडमायर्ड हिम, फॉर ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल्स दैट ही प्रीज्ड। अब यार यहाँ पे देखो ना, एरर तो पढ़ते ही नजर आ गया होगा, बाय द सेम प्रिंसिपल्स, स्पेलिंग ही गलत है भाई, ठीक है। हम प्रधानाचार्य की थोड़ा ही ना बात कर रहे हैं, हम सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल्स की स्पेलिंग गलत हो जाएगी, प्रिंसिपल्स आपको ऐसे लिखना चाहिए, तो यहाँ पे एरर है भाई। इसका मतलब डी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा, प्रिंसिपल्स लिखने का तरीका गलत है भाई। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी वर ऑन द वे टू द पार्टी, सडनली देयर विल आ हैवी डाउनपोर। भाई जल्दी से कोशिश करें दोस्तों, क्वेश्चन आसान है, इजिली आप बना सकते हैं। चलो मैं क्लियर कर दे रहा हूं। देखो वी वर ऑन द वे, ठीक है, हम कहां थे, वे में थे, टू द पार्टी, ओके, सडनली अचानक से क्या होता है, देयर विल आ हैवी डाउनपोर, देयर विल नहीं आएगा भाई, है ना। देखो यहाँ पे हिंट मिल रहा है, पास्ट है, वी वर ऑन द वे टू द पार्टी, सडनली देयर वॉज आ हैवी डाउनपोर। उम्मीद है सेंटेंस की सेंस से आपको साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि देयर के ठीक बाद विल यूज करना गलत है, हमें वॉज वर्ब की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब इसी पार्ट को लेकर आ रहा था भाई, तो यहाँ पे विल आ हैवी रेन, यानी डी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इस पार्ट को लेकर गलती हुई है भाई, विल नहीं आएगा दोस्तों, वॉज आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, तो करें कोशिश जल्दी से। ही नेवर टॉक्स फॉर एनीबॉडी, ही इज अलोन ऑल डे। सीधी सी एरर है यार, ही नेवर टॉक्स के बाद फॉर थोड़ा ही ना आता है, ही नेवर टॉक्स टू, है ना, टॉक टू होता है, तो टॉक फॉर नहीं होता यहाँ पे ना, बिल्कुल गलत सेंस आ रहा है। ही नेवर टॉक्स टू एनीबॉडी, ही इज अलोन ऑल डे। इसका मतलब सिंपल से एक एरर थी भाई, ये हम इनफॉर्मली भी यूज करते हैं, काफी बच्चों ने अपना आंसर सही दे दिया होगा। तो फोर नहीं आएगा, बी आंसर हो जाएगा, फोर की वजह टू यहाँ पे आएगा। टू सिंपल से क्वेश्चन है भाई, ये इस तरीके के पैटर्न आप अपनी कोलोक्वाइल सिनेरियो में भी यूज करते हो, आम बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं दोस्तों, इस तरीके के वर्ड्स आप तो इजीली आप देख सकते थे ऐसे। नेक्स्ट है ना, बहुत ज़्यादा मतलब वैसे पॉइंट नहीं थे कि जो बहुत ही ज़्यादा आपको ग्रामेटिकली कुछ सोचना पड़े, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं आपको दिखाए गए हैं। चलो दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी समझते हैं, द पुलिस टोल्ड द एजिटेटर्स टू बैक इन एल्स दे वुड लाठी चार्ज। चलो भाई मैं चाहूंगा दोस्तों एक कोशिश करें जल्दी से, ठीक है, टेक योर टाइम प्लीज, है ना। मैं अभी आया भाई, 1 मिनट के अंदर दोस्तों, तब तक आप कोशिश कर सकते हैं, प्लीज जल्दी से कीजिए भाई।
चलो दोस्तों देखते हैं, उम्मीद है भाई बहुत बच्चों ने कोशिश कर ली होगी। भाई एक बार देख लेते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन ये था, द पुलिस टोल्ड द एजिटेटर्स। एजिटेटर्स होता है जो मतलब आंदोलनकारी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, उनको क्या कहा गया, टू बैक इन एल्स दे वुड लाठी चार्ज। मतलब एक होता है ना कि पुलिस ने क्या कहा आंदोलन जो कारी थे कि भाई मतलब जैसे एक होता है ना कि मोर्चे से वापस पीछे हट जाना, तो उनको कहा गया होगा कि भाई पीछे हट जाओ, है ना। जिस चीज़ को लेके आप मतलब यहाँ पे आंदोलन कर रहे हो, मतलब उससे उस चीज़ को लेके कहा गया है कि पीछे हट जाओ। तो पीछे हटने की सेंस में यूज़ की गई है बात, नहीं तो क्या करेंगे वो लाठीचार्ज कर देंगे। तो यहाँ पे यार बैक इन शब्द तो यूज़ करना गलत हो जाएगा, क्योंकि इस सेंस में अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो वर्ड बनता है वो क्या बनता है, बैक ऑफ, ठीक है। तो वर्ड क्या बनता है दोस्तों हमारा, बैक ऑफ। हालांकि एल्स की बजाय भी हम अदरवाइज यूज करते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन वो थोड़ा सा वीक एरर हम कंसिडर कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग जो एरर बनेगा दोस्तों वो यही बनेगा कि बैक इन शब्द यूज करना यहाँ पे गलत हो जाएगा। बजाय इसके हमें क्या यूज करना चाहिए, बैक ऑफ, क्योंकि बैक ऑफ का मतलब ही क्या होता है, टू रिट्रीट। टू रिट्रीट यानी पीछे हटने को कहा गया है। तो इस तरीके का यहाँ पे सेंस बन रहा है, ठीक है। तो इजिली हम देख सकते हैं भाई। तो हमारा सही वाक्य क्या बनेगा, द पुलिस टोल्ड द एजिटेटर्स। उन्होंने जो आंदोलनकारी थे उनको क्या कहा, उनको पीछे हटने के लिए कहा। तो टू बैक ऑफ यहाँ पे सुटेबल होगा, तो बैक इन यहाँ पे गलत हो जाएगा भाई। अदरवाइज क्या होगा, एल्स दे वुड लाठी चार्ज, मतलब वो लाठी चार्ज कर देंगे। तो यहाँ पे सीधी से एक एरर थी भाई, तो एरर है भाई हमारी, बैक इन नहीं आएगा, ये पॉइंट बन जाता है। तो सी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है भाई बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे जो सही जो हमारा शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, बैक ऑफ। बैक ऑफ का मतलब क्या होता है, टू रिट्रीट, यानी पीछे हटने की बात कही गई है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्टर अलीज शॉप इज फर्दर टू द हॉस्पिटल, है ना। वैसे तो यार सीधी सी एरर है, बहुत बच्चों ने तो मतलब आंसर दे भी दिया होगा और आ भी गया होगा, है ना। फर्दर तो नहीं हो सकता ना यार, ये तो बिल्कुल गलत कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है ना। फर्दर का तो सेंस ही समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर अलीज शॉप इज क्या हो सकता है, फर्दर नहीं हो सकता, इज बियॉन्ड हो सकता है, इज बियॉन्ड, ठीक है। अब सही जा रहा है। क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो, मिस्टर अलीज शॉप इज बियॉन्ड टू द हॉस्पिटल। उम्मीद है भाई बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो आंसर होगा इज बियॉन्ड टू द हॉस्पिटल, ठीक है। या आप लिख सकते थे बियॉन्ड है तो आप फिर टू भी नहीं लिखेंगे, अलीज शॉप इज बियॉन्ड द हॉस्पिटल, ठीक है। या तो आप ऐसे लिखे, मिस्टर अलीज शॉप इज बियॉन्ड, है ना, बियॉन्ड द हॉस्पिटल, आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। या आप चाहे तो ऐसे भी सही कर सकते थे, हम चाहे तो ऐसे भी सही कर सकते हैं। मिस्टर जो अलीज है, मिस्टर अलीज शॉप इज, और हम यूज कर सकते थे फार्दर फ्रॉम द हॉस्पिटल, फार्दर यानी दूर, इज फार्दर फ्रॉम द हॉस्पिटल। या तो ऐसे लिखे, या तो बियॉन्ड लिखे, या लिखे इज फार्दर फ्रॉम द हॉस्पिटल, आप ऐसे लिख सकते थे। यानी सिंपली एरर थी इसी पार्ट को लेके भाई। तो यहाँ पे फर्दर नहीं आएगा, ठीक है। फर्दर तो एडिशनल के लिए यूज किया जाता है, तो ऐसा कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो हमें यूज करना चाहिए मिस्टर अलीज शॉप इज बियॉन्ड द हॉस्पिटल, या आप लिखे मिस्टर अलीज शॉप इज फार्दर फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो यानी सी पार्ट को लेकर एरर है भाई। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिंपल सा एक एरर था, उम्मीद है बहुत बच्चों का सही हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो भाई जल्दी से एक कोशिश करें दोस्तों, मैं चाहूंगा एक कोशिश आप करें, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं। यहाँ पे सिंपल है यार, वैसे तो पढ़ते ही आपने देख लिया होगा एरर, फिर भी मैं चाहूंगा एक कोशिश करें। देखो क्वेश्चन है, इट रेन अलॉट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। ओके, इट रेन नहीं हो सकता ना भाई, इट सब्जेक्ट है, सिंगुलर, है ना। और इट जो है बेसिकली अपने आप में एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है भाई, जो कि अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब सिंगुलर आएगी ना, तो रेन रही रेन्स आएगा। हमारा आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, मतलब स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए हमारी, इट रेन्स अ लॉट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे इसी पार्ट को लेके आ रहा है भाई, तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, शी सिंग्स गुड। यार एरर तो नजर आ ही रही है आपको, सिंग्स वर्ड तो एक वर्ब है और गुड शब्द एक एडजेक्टिव है, तो वर्ब को मॉडिफाई करने का काम एक एडजेक्टिव तो नहीं कर सकती है, एक एडवर्ब करेगी। तो इसका मतलब हमें वेल यूज करना चाहिए, शी सिंग्स वेल। तो यहाँ पे आप वेल शब्द का यूज करेंगे। इसका मतलब देखो यहाँ पे दिखाना है कि क्या आपका आंसर हो सकता है, तो डी आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद है भाई क्वेश्चन नंबर 44 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपके बीच है दोस्तों, और जल्दी से कोशिश करें, ठीक है, जल्दी से कोशिश करें 45 में क्या हो सकता है। देखो, इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक अंटिल यू आर 21। ओके, मतलब नहीं पी सकते हैं आप जब तक आप कितने के ना हो जाए, 21 के ना हो जाए। ओके, इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक। वैसे तो कोई खास एरर नज़र नहीं आ रही है, बट फिर भी हमें एरर तो दिखाना ही है क्योंकि ऑप्शंस भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो एरर भाई हमारी बन जाएगी इस पार्ट को लेके दोस्तों। देखो, इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक, ऐसे नहीं लिख सकते, है ना। बजाय इसके हमें क्या लिखना चाहिए, इन सम कंट्रीज यू कांट ड्रिंक, नहीं पी सकते हैं आप, है ना। कब तक, जब तक आप 21 के ना हो जाए, अंटिल यू आर 21। तो ये इस पार्ट को लेकर रहा है भाई। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एबल टू ड्रिंक नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एबल टू ड्रिंक नहीं आएगा, यू कांट की हमें रिक्वायरमेंट है। तो इसका डी पार्ट को लेकर रहा है भाई। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। देखो सही सेंस समझते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 45 का सही सेंस समझते हैं। डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा कैसे, सेंटेंस का जो मतलब सेंस जो है ना वो किस तरीके का होना चाहिए, हमें ऐसे यूज करना चाहिए, इन सम कंट्रीज यू कांट ड्रिंक, इन सम कंट्रीज यू कांट ड्रिंक अंटिल यू आर 21 या 21 जो आप देख सकते हैं। और लिखा कैसे गया है, इन सम कंट्रीज यू आर नॉट एबल टू ड्रिंक। एबल का मतलब तो यहाँ तो एक तरीके से मतलब एक योग्यता पे ही सवाल उठा दिया ना कि आप एबल ही नहीं है। बात वो नहीं है, बात ये है कि वहाँ पे आपको परमिशन ही नहीं है ना इस एज से पहले। तो हमें लिखना चाहिए इन सम कंट्रीज यू कांट ड्रिंक। तो एबल टू यूज़ करना गलत हो जाएगा, एबल टू ड्रिंक यूज़ करना ही गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब डी पार्ट आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उम्मीद है भाई क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, 2 ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड्स हैज़ प्लेड अलोंगसाइड डेविड बेकम। तो ये हमारा क्वेश्चन है भाई। तो सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे देखा जाए तो एरर आपने ढूंढ ली होगी यहाँ पे, फिर भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो भाई यहाँ पे एरर जो है ना भाई, देखो मेन सब्जेक्ट तो यहाँ पे 2 बन रहा है हमारा, है ना, लिखा हुआ 2 ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड्स। तो मेन सब्जेक्ट तो 2 बन रहा है यहाँ पे, और 2 अगर सब्जेक्ट बनने का रोल प्ले करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल आनी चाहिए। तो हैज यूज करना तो गलत हो जाएगा, बजाय इसके हैव यूज करना चाहिए। तो सही जो वाक्य बनेगा क्या बनेगा, 2 ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड्स हैव प्लेड अलोंगसाइड डेविड बेकम। तो इस तरीके का हमारे यहाँ पे सेंस बनेगा। तो उम्मीद है भाई सीधा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बात समझ में आ गई होगी कि हैज नहीं आएगा, हैव प्लेड आएगा। तो एरर है इसी पार्ट को लेके, कहाँ लिखा हुआ है भाई, ये लिखा। तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 47 पर आते हैं। आवर सेल्फ्स शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज। ठीक है, मतलब किसी को भी अपने खुद के जो ज्ञान है उसकी जो है डींगे नहीं मारनी चाहिए, डींगे नहीं हाँकनी चाहिए। तो इस तरीके का सेंस है। तो आवर सेल्फ्स ही गलत है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव दिखाया गया है आपको, और वंस जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो वन के अकॉर्डिंग होता है, जो कि हमारा अपने आप में एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं एक दूसरे एग्जांपल से समझा दे रहा हूं। जैसे हम बोलते हैं वन शुड डू वंस ड्यूटी। अब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है भाई, कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आएगा ना सेंटेंस में, जो मतलब जो हमारा नाउन या प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। अब वन के अकॉर्डिंग पॉजेसिव एडजेक्टिव वंस होता है। ठीक है, तो आवर सेल्फ्स तो बिल्कुल ही गलत जा रहा है यहाँ पे। तो हमें क्या यूज करना चाहिए, वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ वंस नॉलेज। तो आवर सेल्फ्स नहीं आएगा, तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पे। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 48 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जल्दी से चाहूंगा एक कोशिश करें, इसको भी देखते हैं फिर। आई हैव सिंग लेट इट गो बिफोर अ क्राउड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। वैसे तो बहुत बच्चों का आंसर भाई आ गया होगा, हैव है, और हम जानते हैं कि हैज़ और हैव के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, संग, सिंग, सेंग, संग। तो आंसर होगा आई हैव संग। तो सिंपल से एक एरर थी भाई, तो बी पार्ट हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये एरर है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 49। मैं चाहूंगा दोस्तों एक कोशिश आप करें और इसको भी देखते हैं। ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू बी इन द कंपनी ऑफ दोज हु आर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर देन हिम। यार सीधी सी एरर है, ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी सोल्व कर चुके हैं। सुपीरियर के साथ देन नहीं आता, टू आता है। तो सिंपल सी हमारी एक एरर थी। उम्मीद है दोस्तों ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब ए पार्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 आपके बीच है और इसको लेके भी समझते। देखो, मिस्टर सुमन आस्क्ड मी टू पैक माई लगेजेस, है ना। देखो ये भी आंसर आपने इजीली ढूंढ लिया होगा भाई। लगेजेस नहीं होता, लगेज होता है, क्योंकि लगेज शब्द हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है भाई, और उसमें एस और एस तो ऐड नहीं कर सकते आप। तो लगेज ही हमारा शब्द होता है, लगेजेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये गलती है भाई, तो बी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। लगेजेस यूज नहीं कर सकते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 51 पर आते हैं, ठीक है। चलो भाई मैं चाहूंगा एक बार कोशिश करें, उसके बाद इसको भी डिस्कस करते हैं। जल्दी से चलो चलो दोस्तों पढ़ते हैं। देखो, कैमल्स टेंड टू मूव स्लोली देन अदर डोमेस्टिक एनिमल्स इन द प्लेन्स, कुछ ऐसे कहा गया है। लेकिन यार यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है आपको, यहाँ पे यूज किया गया है देन, और कहीं ना कहीं देन इंडिकेट करता है कॉम्पैरेटिव डिग्री की प्रेजेंस को। इट इंडिकेट्स द सेंस ऑफ इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ, ऐसे समझिएगा, किसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पैरेटिव डिग्री। तो स्लोली शब्द तो यूज करना इस कॉन्टेक्स्ट में गलत हो जाएगा, तो स्लोली शब्द को ही यूज नहीं कर सकते हैं। बजाय इसके हमें क्या यूज करना चाहिए? कैमल्स टेंड टू मूव स्लोअर देन, कॉम्पैरेटिव पर्पज से यूज किया गया ना वैसे भी, स्लोअर देन किसके कॉम्पैरेटिवली? अदर डोमेस्टिक एनिमल्स। तो कॉम्पैरेटिव पर्पज से जब हम यूज करते हैं तो हम कॉम्पैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं भाई, और उसके बाद देन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझ सकते हो, हमें यहाँ पे एक कॉम्पैरेटिव डिग्री की रिक्वायरमेंट थी, एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट थी, कॉम्पैरेटिव डिग्री की रिक्वायरमेंट थी। तो देन से ठीक पहले हम यूज करेंगे कॉम्पैरेटिव डिग्री। तो हमारा सही वाक्य कैसे बनेगा? कैमल्स टेंड टू मूव स्लोअर देन अदर डोमेस्टिक एनिमल्स इन द प्लेन्स। उम्मीद है भाई ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इस क्वेश्चन को चाहो तो आप ऐसे भी सही कर सकते थे, कैमल्स मूव मोर स्लोली देन अदर, है ना। कैमल्स आप ऐसे भी लिख सकते थे, कैमल्स मूव मोर स्लोली देन, मतलब सही तो ऐसे भी बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये था कि भाई किस पार्ट को लेकर एरर है, तो दोस्तों समझ में आया होगा। कैमल्स टेंड टू मूव, तो देन बेसिकली यहाँ पे अपने आप में आप देख सकते हैं, ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि प्रेजेंस होनी चाहिए किसकी? एक कॉम्पैरेटिव डिग्री की। और वैसे भी कॉम्पैरेटिव पर्पज से सेंटेंस को यूज किया गया है ना। कैमल्स को कंपेयर किया जा रहा है दूसरे डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे दो के बीच में कंपैरिजन है तो कॉम्पैरेटिव डिग्री यूज की जाएगी, और उसके बाद देन भी यूज करना होता है। तो इसी फॉर्मेट पर ये क्वेश्चन दिया गया था। तो हमारा आंसर ऐसे बनेगा, कैमल्स टेंड टू मूव स्लोअर देन अदर डोमेस्टिक एनिमल्स, है ना, इन द प्लेन्स। तो यहाँ पे स्लोली यूज नहीं कर सकते आप, तो मूव स्लोली नहीं आएगा भाई, डी आंसर हो जाएगा, मूव स्लोअर आएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके बीच है, जल्दी से एक बार पढ़ लीजिएगा आप। चलो देखते हैं। देखो, दीपक इज स्टडिंग बीटेक एट IIT दिल्ली टू बिकम द इंजीनियर। चलो मैं चाहूंगा दोस्तों जल्दी से कोशिश की जाए आपकी तरफ से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहाँ गलती नजर आ रही है। देखो, दीपक इज स्टडिंग बीटेक, क्या पढ़ रहा है वो? बीटेक पढ़ रहा है एट IIT दिल्ली, ठीक है, टू बिकम द इंजीनियर नहीं आएगा भाई, क्योंकि यार एक बात बताओ ना, बीटेक कर रहे हो तो इंजीनियर ही बनोगे ना भाई। तो ये कोई खास बात तो नहीं है, एम्फेटिकली थोड़ा ही ना बता रहे हो कि एक इंजीनियर बनेगा वो। इसका मतलब आर्टिकल क्या रह रहा है? आर्टिकल दा की रिक्वायरमेंट नहीं है, एन इंजीनियर यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो सही वाक्य कैसे बनेगा, यानी सही स्टेटमेंट कैसे बनेगी? दीपक इज स्टडिंग बीटेक एट IIT दिल्ली टू बिकम एन इंजीनियर। तो हमारा सही वाक्य ऐसे होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल दा का तो आपको आइडिया है ही कि हम कब यूज करते हैं। आर्टिकल दा तो हम तब यूज करेंगे ना जब कोई बात हम एम्फेटिकली दिखाने का काम करेंगे। तो इजीली आप इस बात को ऐसे समझ सकते थे। तो एरर अगर देखा जाए तो किस पार्ट में है? यहाँ पे एरर है, द इंजीनियर नहीं आएगा, एन इंजीनियर आएगा। तो आर्टिकल की एक एरर थी भाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 आपके बीच है। देखो, द लायंस बिकेम वायलेंटली व्हेन द विजिटर्स स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स एट देम। अच्छा यार,
देखो यहाँ पे देख रहे हो आप कि बिकेम अपने आप में एक वर्ब तो है, लेकिन ये एक ऐसा वर्ब है जिसके अंदर कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा, ये तो स्टेट दिखा रहे हैं ना, ठीक है। और जैसे कि आप सभी जानते हो, देखो मैं थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर किसी भी स्टेटमेंट के अंदर वैसे तो वर्ब को मॉडिफाई करने का काम एडवर्ब करता है, अगर वो वर्ब कैसी है, डायनेमिक वर्ब है, यानी उसके अंदर अगर एक्शन नजर आ रहा है ना, तो उस वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कौन करता है भाई, एडवर्ब करता है। लेकिन अगर हमें कोई जैसे कोई ऐसी वर्ब दिखाई जाए, जैसे वर्ब्स ऑफ सेंसेशन दिखाई जाए, है ना, जैसे टेस्ट, स्मेल, इस तरीके की वर्ब, या जैसे इज एम आर, वोज वर, बिकम, इस तरीके के शब्द दिखाए जाए, है ना, जिसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर हमें वर्ब्स ऑफ सेंसेशन दिखाई जाए, या हम समझ लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा भाई लिंकिंग वर्ब दिखाई जाए, या कॉपुलर वर्ब दिखाई जाए, या बहुत सिंपल शब्दों में आप ऐसे समझिएगा, एक ऐसी वर्ब जिसके अंदर एक्शन नजर नहीं आ रहा है, कोई ऐसी वर्ब दिखाई जाए, है ना, मतलब एक स्टेटिव वर्ब दिखाई जाए, तो उसको मॉडिफाई करने का काम एक एडजेक्टिव करेगा, ना कि एक एडवर्ब। तो इस बात का ध्यान रखें। तो भाई यहाँ पे हमें एक एडवर्ब की नहीं, एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है। तो देखो यार, हमें कैसे लिखना चाहिए था, हमें ऐसे लिखना चाहिए था, द लायंस बिकेम वायलेंट, वायलेंटली नहीं आएगा, ठीक है, लायंस बिकेम क्या लिखेंगे, वायलेंट लिखेंगे। उम्मीद है भाई ये बात समझ में आ गई होगी। तो सिंपली मैंने आपको यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर कराया। आप चाहो तो एग्रेसिव वर्ड भी यूज कर सकते हो, चाहो तो एग्रेसिव भी यूज कर सकते हो, हम वायलेंट भी यूज कर सकते हैं और एग्रेसिव भी दिखा सकते हो। थोड़ा ठीक कर लेते, हम एग्रेसिव भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद है भाई ये बात समझ में आ गई होगी कि बिकेम जो वर्ड है ना, इसके ठीक बाद हमें एक एडवर्ब की नहीं, इसके बाद हमें इसके ठीक बाद हमें जरूरत है तो एक क्या बोलते हैं उसको, एडजेक्टिव की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, एग्रेसिव की स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर सकते हैं, AGGRESSIVE। तो उम्मीद है भाई समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ दोस्तों। देखो सिंपली मैंने ये कहा, इस बात को ऐसे ध्यान रखिए, अगर किसी स्टेटमेंट में देखो होता क्या है, वैसे तो किसी वर्ब को मॉडिफाई करने का काम एडवर्ब का होता है, लेकिन अगर हमारी कोई एक्शन वर्ड है ना, तो उसको ही तो मॉडिफाई कोई एडवर्ब करेगी ना। लेकिन कोई वर्ब भी कैसी है हमारी जिसके अंदर एक्शन नजर ना आए, तो ध्यान ये रखना है भाई, अगर कोई ऐसी वर्ब है जिसके अंदर एक्शन नजर नहीं आएगा भाई, तो उसको मॉडिफाई करने का काम ना किसका होता है दोस्तों, उसको मॉडिफाई करने का काम होता है एक एडजेक्टिव का, ना कि एक एडवर्ब का। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो उम्मीद है भाई बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो एरर थी भाई, वॉयलेंटली शब्द यूज नहीं करेंगे, आपको वॉयलेंट यूज करना चाहिए, या आप एग्रेसिव शब्द यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जेरी ड्राइविंग होम लेट व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, एक बार कोशिश करें। देखो यार, कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि सेंस सही नजर नहीं आ रहा है। जेरी ड्राइविंग होम लेट व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस, यहाँ पे कुछ मिसिंग नजर आ रहा है। या तो आप लिखो जेरी ड्रोव, या आप लिख सकते थे जेरी वॉज, है ना, क्योंकि डायरेक्ट आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो यूज नहीं कर सकते ऐसे, इससे ठीक पहले हमें किसी वर्ब की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आप लिखेंगे जेरी वॉज ड्राइविंग, तो आपका सेंटेंस ऐसे बनेगा, जेरी वॉज ड्राइविंग होम लेट व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। या आप ऐसे लिखो जेरी ड्रोव होम लेट, आप चाहो तो ड्रोव भी यूज कर सकते हो, तब भी आपका सेंटेंस यहाँ पे सही बन जाएगा, ठीक है। तो कोई भी आप पैटर्न यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिखा जेरी वॉज ड्राइविंग, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस आपको नजर आ रहा था, यानी कुछ मिसिंग था, और वो वॉज मिसिंग था यहाँ पे। तो यहाँ पे इस पार्ट को लेके आ रहा है, तो ए पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा भाई। तो सीधा सा सिंपल सा सेंटेंस था, सेंस से ही समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं, और इसको भी देखते हैं यहाँ पे कि क्या हो सकता है। चलो देखते हैं, इसको भी पढ़ते हैं भाई। द कंपनी स्पेशलाइजेज एट डिजाइनिंग, क्राफ्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ओके, एक्विजिट हाई क्वालिटी फर्नीचर, ओके, ऑफ एक्सेप्शनल क्राफ्ट्समैनशिप, ओके जी। अच्छा देखते हैं भाई, इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं। द कंपनी स्पेशलाइजेस एट डिजाइनिंग, स्पेशलाइजेस एट डिजाइनिंग, ये तो नहीं हो सकता भाई, ये यानी यहीं पे कोई गलती नजर आ रही है। देखो यार, द कंपनी स्पेशलाइजेस किस चीज में है, इन डिजाइनिंग, तो बेसिकली यहाँ पे ऐड नहीं, इनकी रिक्वायरमेंट है, तो प्रेपोजिशन को लेके गलती है। हालांकि स्पेशलाइजेस की स्पेलिंग आप दूसरी भी यूज कर सकते हैं, जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में शायद आया होगा
कि सर ZES से भी तो बना सकते थे ना, SPECIALIZES, तो कुछ बच्चों के दिमाग में वो भी आया होगा। देखो स्पेलिंग तो वो भी ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा हम अमेरिकन भाषा में जब बात करते हैं तब यूज़ करते हैं। ब्रिटिश के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों ये स्पेलिंग ठीक है, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो मेन एरर है वो ये है कि एट नहीं आएगा, इन आएगा, क्योंकि स्पेशलाइजेस के साथ जो प्रेपोजिशन आती है ना वो एट नहीं इन आती है, तो ये पार्ट हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस पार्ट को लेके एरर है, तो बी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है क्वेश्चन नंबर 56। चलो भाई, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अभी मैंने बताया कि इस पैटर्न पर काफ़ी क्वेश्चन आप कर चुके हो, मैं चाहूँगा जल्दी से आप इसको भी सोल्व करें। चलो देखते हैं। देखो, माई डॉग बार्क्स, वेरी लाउडर नहीं आएगा, है ना, वेरी लाउडर एट नाइट, वैसे समझ में आ रहा है। ये बेसिकली अपने आप में एक वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने का काम कौन करता है, एक एडवर्ब। तो या तो आप लिखे वेरी लाउडली, या तो आप वेरी लाउडली लिखे, या सीधे ऐसे लिखे माई डॉग बार्क्स लाउडर एट नाइट, या आप ऐसे भी सही कर सकते हैं, ठीक है। वेरी है तो लाउडली लिख लो भाई, या सिर्फ लाउडर भी लिखोगे तब भी सही है, माई डॉग बार्क्स लाउडर एट नाइट, तो दोनों तरीके से सही किया जा सकता था। एरर अगर बतानी है तो इस पार्ट को लेकर एरर है, तो वेरी लाउडर नहीं आएगा, वेरी लाउडली यूज कर सकते थे, बी पार्ट में एरर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 57 है, मैं चाहूंगा जल्दी से कोशिश करें। चलो देखते हैं दोस्तों। देखो, ही एंड हिज फ्रेंड्स, भाई ये ही अपने आप में एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। फ्रेंड्स शब्द अपने आप में ये भी एक मतलब एंड कंजंक्शन से हमने जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है, ये अपने आप में एक नाउन है। अच्छा यार, दो सिंगुलर को अगर एंड से जोड़ दिया जाए तो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाते हैं, इसका मतलब ये सब्जेक्ट तो हमारा प्लूरल बन चुका है ना, एंड से जोड़े गए ना, जैसे राम एंड श्याम, तो वैसे ही एंड हिज फ्रेंड्स तो एंड से जोड़े गए हैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही एंड हिज फ्रेंड्स, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब ये तो अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, तो डज तो नहीं आएगा ना भाई, इसके क्या यूज करना चाहिए, डू। तो सही वाक्य क्या बनेगा, ही एंड हिज फ्रेंड्स डू नॉट वांट टू अटेंड द मीटिंग। तो उम्मीद है भाई बात समझ में आई होगी, सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, तो डज नॉट नहीं आएगा, डू नॉट आएगा। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 58 आपके बीच है दोस्तों, जल्दी से कोशिश करें, मैं चाहूंगा एक कोशिश करें और इसको भी समझते हैं। चलो देखते हैं। देखो यार, while I was walking to the store, was walking to the store यानी पास्ट को लेकर डिस्कस किया गया है। My friend calls me and ask for a favor, ठीक है। देखो यार, एक बात तो समझ में आ रही है कि कॉन्टेक्स्ट बता रहा है, सेंटेंस का सेंस से समझ में आ रहा है कि कोई चीज पास्ट को रिलेट करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे देखो, while I was walking to the store, जब यहाँ पे was है तो my friend calls नहीं हो सकता है ना, my friend called me, एंड आस्क नहीं होगा, एंड आस्क्ड फॉर होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, एंड आस्क्ड फॉर। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती, ये दो पॉइंट हमारे बन जाते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे, देखो यार यहीं पे दिखाए गए हैं, दोनों ही पॉइंट आपके एक ही पॉइंट में है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद है भाई बात समझ में आ गई होगी, है ना, सीधा सा क्वेश्चन है यार, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं एक बार। 59 आपके बीच है, मैं चाहूंगा एक कोशिश करें। प्लीज गो एंड मीट द चेयरपर्सन, ठीक है, शी विल बी अवे फ्रॉम द फ्यू नेक्स्ट डेज, अवे फ्रॉम द फ्यू नेक्स्ट डेज, ये तो ऑकवर्ड सा लग रहा होगा दोस्तों, है ना, मतलब यहाँ पे तो ये फॉर्मेशन ही गलत नजर आ रही है ना, फ्यू नेक्स्ट डेज, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो फॉर्मेशन है ना वही गलत नजर आ रही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होगा ना वो क्या होगा, द नेक्स्ट फ्यू डेज, है ना। वजह इसकी क्या लिखना चाहिए, फॉर द के ठीक बाद फ्यू नहीं आएगा, पहले नेक्स्ट आएगा, द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो ये फॉर्मेशन ही गलत थी लिखने की, ठीक है। तो जो करेक्ट इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा हमारा, प्लीज गो एंड मीट द चेयरपर्सन, शी विल बी अवे फ्रॉम द नेक्स्ट फ्यू डेज। लेकिन वो गलत लिख रहा है, वो पहले क्या लिख रहा है, वो पहले फ्यू लिख रहा है, बाद में नेक्स्ट लिख रहा है, लेकिन नेक्स्ट पहले आएगा, फ्यू बाद में आएगा, तो सी पार्ट में एरर हो जाएगी, ठीक है, कि पोजीशन को लेके गलती हुई है भाई। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 60 आपके बीच है। द टीचर आस्क्ड हिम नॉट टू कीप डिस्टर्बिंग द क्लास बट इट हैड नो अफेक्ट, इट हैड नो अफेक्ट, ये क्वेश्चन है दोस्तों। चलो भाई जल्दी से कोशिश करें।
देखो यार एक बात तो समझ में आ रही होगी, इट हैड नो अफेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है और हमें एक नाउन की ज़रूरत है, तो ये तो वर्ब है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत यूज़ किया गया है। इट हैड नो इफेक्ट आएगा, क्या आएगा? इफेक्ट। द टीचर आस्क्ड हिम नॉट टू कीप डिस्टर्बिंग द क्लास बट इट हैड नो इफेक्ट। यहाँ पे नाउन की रिक्वायरमेंट है, अफेक्ट शब्द तो एक वर्ब होता है और हमें जरूरत है एक नाउन की, ठीक है? तो इफेक्ट शब्द का आप यूज करेंगे EFFECT, तो यहाँ पे बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई एक बार, क्या दिया गया है देखिएगा। माई क्लीग ऑलवेज वर्क्स लेटेस्ट देन मी, ठीक है? वैसे तो यार साफ तौर पर आपको एरर नजर आ रही होगी कि माई क्लीग ऑलवेज वर्क्स, यहाँ पे लेटेस्ट शब्द जो है वो यूज करना बेसिकली क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हो कि जब भी हम टाइम को कंपेयर करते हैं ना, तो लेटेस्ट थोड़ी ना बोलते हैं, बजाय इसके हमें क्या बोलना चाहिए? लेटर देन। तो लेटेस्ट यूज नहीं कर सकते हैं, बजाय इसके क्या यूज करना चाहिए? लेटर देन। वैसे भी आपको एक हिंट मिल रहा है देन, और देन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कॉम्परेटिव डिग्री, तो हमें क्या यूज करना चाहिए? लेटर शब्द का यूज करना चाहिए, कॉम्परेटिव डिग्री का यहाँ पे यूज करना चाहिए। तो सही जो स्टेटमेंट बनेगी वो क्या बनेगी भाई? माई क्लीग ऑलवेज वर्क्स लेटर देन मी। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। तो डी पार्ट को लेके यहाँ पे हमारा एरर बन जाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ आते हैं, इसको भी देखते हैं कैसे। देखिएगा, माई सिस्टर एंड आई वर्क वेरी हार्ड, nevertheless my brother does not do any task assigned to him। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, मैं चाहूंगा एक बार कोशिश आप जरूर करें। अच्छा यार चलो मैं ठीक है क्लियर कर दे रहा हूँ। नेवरदिलेस यहाँ पे एक वर्ड नजर आ रहा होगा जो कि अपने आप में क्या होता है? अपने आप में एक कंजक्टिव एडवर्ब होता है दोस्तों। क्या होता है? कंजक्टिव एडवर्ब, जिसका मतलब क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, या हो सकते हैं हाउएवर। अच्छा ये हमारा एक ऐसा है ना, ध्यान रखें दोस्तों कि इसके ठीक बाद ना जब भी नेवरदिलेस किसी भी स्टेटमेंट में एक कंजक्टिव एडवर्ब बनने का रोल प्ले करता है, तो ठीक इसके बाद हमें ज़रूरत होती है कॉमे की, यानी इसके ठीक बाद हमें कॉमा लगाना ही पड़ता है। तो इसका मतलब हमें साफ तौर पर एक बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं इसी पार्ट को लेके एरर है। अच्छा दूसरा आप इस सेंटेंस को देखो, अब सेंटेंस सही कैसे बनता है हमारा? माई सिस्टर एंड आई वर्क वेरी हार्ड, नेवरदिलेस और उसके बाद कोमा, माई ब्रदर डज नॉट डू एनी टास्क असाइंड टू हिम। हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे कि जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम कॉन्ट्राडिक्शन दिखाते हैं, है ना, तो कॉन्ट्राडिक्शन को इंडिकेट करने के लिए अगर हम कोई कंजंक्शन यूज करते हैं तो बट कंजंक्शन भी यूज कर लेते हैं। तो आप चाहो तो बट कंजंक्शन से भी अपना सेंटेंस सही कर सकते थे, जैसे माई सिस्टर एंड आई वर्क वेरी हार्ड बट माई ब्रदर, यानी यहाँ पे बट कंजंक्शन का यूज करके भी आप अपनी बात को दिखा सकते थे। यानी फाइनली एरर तो इसी पार्ट को लेके है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? हाउएवर या फिर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट्स। तो नेवरदिलेस का मतलब ये बनता है। तो ध्यान ये रखना है कि इसके ठीक बाद हमें कॉमे की ज़रूरत होती है, ये अपने आप में कंजक्टिव एडवर्ब होता है, इसके ठीक बाद हमें कॉमे की ज़रूरत होती है, या तो कॉमा लगाइए तो सही हो जाएगा, या फिर आप बट की हेल्प से भी सही कर सकते थे। इसका मतलब सिंपली ए पार्ट में एरर है हमारा। उम्मीद है दोस्तों क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच। ही वॉज बैड इंजर्ड इन द लास्ट मैच। देखो साफ तौर पर समझ में आ रही होगी दोस्तों, सिंपल सी एरर है। ही वॉज बैड इंजर्ड नहीं होगा, ठीक है, ही वॉज बैडली इंजर्ड होगा, क्योंकि हमें एक एडवर्ब की जरूरत है यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे? ही वॉज बैडली इंजर्ड इन द लास्ट मैच। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद है भाई यहाँ तक का पैटर्न समझ में आ गया होगा। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अच्छा भाई ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ दोस्तों, प्लीज देखिएगा। जैसे कि नज़र आ रहा है इंग्लिश स्पेशल बैच, हर वो बच्चा जो इंग्लिश स्पेशल बैच से जुड़ना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है ना, तो जुड़ सकता है भाई। और आपको हम यहाँ पे क्या क्या कवर कराने वाले हैं आप देख सकते हैं। उसमें आप जैसे कोई भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है दोस्तों, एसएससी सीजीएल टीयर 1 की, टीयर 2 की, अभी टीयर 2 को लेके आप अपने आप को रेडी कर रहे हो, एसएससी सीपीओ, एसएससी स्टेनो, एसएससी सीएचएसएल या फिर एमटीएस, यानी किसी भी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव पर्पज से अगर आप अपने आप को रेडी कर रहे हो तो आप स्पेशल बैच से जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देखने को मिलेगी, या क्लासेस के पीडीएफ जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और प्रैक्टिस के लिए हम क्विज टेस्ट भी रखते हैं दोस्तों, और डिस्कशन के लिए ग्रुप बनाया गया है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। कोर्स का जो प्राइस है वो आपके सामने है 999, और वैलिडिटी रहेगी इसकी 12 मंथ्स की, ठीक है। तो बच्चे आप इससे जुड़ सकते हैं। अच्छा इसके अलावा भाई हमारा ऑफिसर्स बैच है, जहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स को कवर कराया जाएगा,
और सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिलेगी जो कि बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड रहेगी और आपकी यहाँ पे सारी क्वेरीज सोल्व की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहो तो इस बैच से भी जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ क्लास को स्टॉप करना चाहूँगा भाई। अब उम्मीद है दोस्तों आज का सेशन काफ़ी अच्छा रहा हो आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कोशिश रहेगी इसी तरह का प्रोडक्टिव सेशन हम आपके लिए लेकर आएँ। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।